खम्बागणी सर। खंबागनी बच्चों, खंबागनी। तीनों सेंटर से आंसर तो आना चाहिए। जी सर। सर सभी गणी बच्चों को खंबागनी। गणी खम्मा सर। चित्तौड़गढ़ सेंटर पे आवाज आ रही है बच्चों? गणी खम्मा सर। गनी खंबा। इधर एलबीएस सेंटर पे सभी बच्चे कहाँ हैं? आ जाइए, जल्दी से बैठिए आप लोग। सर बहुत दिनों बाद आया आप। अब इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। अब सर कंटिन्यू। हाँ बच्चे, भगवान ने चाहा तो करेंगे कंटिन्यू। भगवान का आशीर्वाद चाहिए। जी की क्लास से सर बोरिंग हो गए थे। अच्छा मुझे ये बताइए, कितने बच्चे मुझे आज पहली बार देख रहे हैं? कोई है क्या? कोई नहीं है? तो इसका मतलब आप लोग डेमो क्लास ले चुके हो। सर फोटो में अभी भी देखा आपको। अच्छा, फोटो में भी देखा है मुझे। अच्छा, कितने बच्चे आज पहली बार क्लास ले रहे हैं जो मुझे आज पहली बार क्लास में देख रहे हैं? कोई है क्या? एक। और एलबीएस सेंटर पे दो। कन्नौर सेंटर पे बच्चे कहाँ चले गए? बच्चे, आपकी क्लास कब स्टार्ट होनी थी? 12:24 हो चुके हैं, तो क्लास आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए थी 12:15 पे। एलबीएस सेंटर पे बुला लीजिए जो लोग बाहर गए हैं, सभी को अंदर बुला लीजिए एक बार। जी सर आ गए। सभी आ गए हैं? सर कन्नौर सेंटर पे? चित्तौड़गढ़ में लगभग मुझे लग रहा है सभी है। चलो बच्चों, बच्चों जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि मैं आज आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ, और ये आप लोगों की डिमांड पे सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ मैं, हिस्ट्री। नहीं तो मैं पहले यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाने वाला था, फिर सर ने बोला नहीं आप पहले हिस्ट्री पढ़ाइए, तो आज हिस्ट्री की आपकी क्लास स्टार्ट होगी। तो डेमो क्लास में मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाया था, तो लगभग सभी बच्चे डेमो क्लास में थे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। भाई। कुछ बच्चे नहीं होंगे। चलो, कुछ बच्चे नहीं थे। आप टेंशन मत लो, मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ाऊंगा। बच्चों बस 2 मिनट रुकिए आप लोग, क्योंकि अभी बच्चे थोड़ा व्यवस्था बना रहे हैं सब। हाँ तो मुझे ये बताइए कि कितने बच्चे ये चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में पढ़ाऊं? कृपया करो, हाथ खड़ा कीजिए। इंग्लिश। और कितने बच्चे ये हैं कि ये चाहते हैं कि हिंदी में पढ़ाऊं? ठीक है। तो अब बोल मेरे पाले में है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों। बच्चों मैं करूंगा क्या, मैं जितने भी टर्मिनोलॉजी होगी, जितने भी आपके पद होंगे, उनको हिंदी में भी लिखूंगा और इंग्लिश में भी लिखूंगा। तो अगर आपको किसी को कंफ्यूजन हो इंग्लिश में या हिंदी में, तो मुझसे पूछ सकता है तभी तुरंत। जी सर। क्योंकि मेरा काम क्या है, सबको साथ में लेके चलना है मुझे। चलिए बच्चों, लगभग सभी आ गए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग ये दूसरी क्लास है, सभी एक बार एक्टिव हो जाइए। ऐसे सुस्ती में नहीं बैठना है। ये क्या एकदम आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, पटवारी बनने वाले हो? ऐसे पटवारी बनोगे? एक्टिव एकदम। अरे एक्टिव, अरे भैया एकदम कमर सीधी करके बैठो सभी। अरे बच्चे बैठो, हाँ। ये मेरी तीसरी, 8 बजे से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तीसरी क्लास है लगभग, और आप लोग 2 क्लास में एकदम ऐसे हो गए। ऐसे हाँ नहीं सर चलेगा। मैं बैठ गया सर सही। आपका एहसान है मेरे ऊपर, आप सही से बैठ गए। देखो बच्चों, आज आपकी पहली क्लास है हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में देखो, आज के बाद हम लोग ना ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे कि हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। आज पहली क्लास है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है। और कोचिंग सेंटर का मुझे मालूम नहीं है, और टीचर का मुझे मालूम नहीं है, मुझे अपना मालूम है कि मैं कैसे हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। और दूसरा बच्चों, मेरा हमेशा एक बात पे जोर रहता है, मैं कभी भी टीचर बन के यहाँ नहीं पढ़ाता हूँ, मैं एक स्टूडेंट बन के यहाँ पढ़ाता हूँ। जो जो समस्याएं मैंने फेस की है, उन समस्याओं को कैसे छुटकारा मिले, कैसे हिस्ट्री
जल्दी समझ में आए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों जैसे हम लोगों ने हिस्ट्री को स्टार्ट किया था, मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है कि पूरी हिस्ट्री की बुक, जितने भी हिस्ट्री की आपके बुक होगी, वो सिर्फ आपको एक लय में, एक फ्लो में याद हो। एक फ्लो में याद होने का मतलब क्या है कि अगर आप एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट कर रहे हो, प्राचीन भारत से, तो आप मॉडर्न इंडिया तक पहुंच रहे हो, यानी आधुनिक भारत तक, आपको एक क्रम में, एक ऑर्डर में सब चीजें याद हो। इससे फायदा क्या होगा बच्चों? इससे फायदा ये होगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, और जब रटना नहीं पड़ेगा तो चीजें याद रहेगी, और चीजें याद रहेगी तो पढ़ने में फिर मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट बच्चों को क्यों नहीं आता कि आज आपने किसी चीज को पढ़ा और 2 दिन बाद, 4 दिन बाद आप उस चीज को भूल गए, तो फिर आपको लगने लगता है भाई ये चीज मुझसे नहीं होगी और मैं तो कुछ और ही तरीका अपनाऊंगा, और रटने लगते हैं। उससे क्या होता है? उससे आप चीजें भूलने लगते हो। तो बच्चों जो जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे आप इसको फॉलो कीजिए, और जब इसको फॉलो करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। देखो बच्चों, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री हमेशा आपके, जो इंडियन हिस्ट्री है, 3 पार्ट में डिवाइड है। एंशियंट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राचीन भारत। दूसरा जो आपका है मिडाइवल, इसको बोलते हैं मध्यकाल भारत। तीसरा है आपका मॉडर्न इंडिया, इसको बोलते हैं आधुनिक भारत। डेमो क्लास में मैं आपको बताया था कि जो भारत का इतिहास स्टार्ट होता है, भारत का जो इतिहास स्टार्ट होता है वो 1 लाख ईसा पूर्व, मीन्स 1 lakhs BC से कब तक है? आज कितनी तारीख होगी है? क्या डेट है आज? 20 20 19 फरवरी। 20 फरवरी सर, 20 अच्छा फरवरी 20 है क्या? 20। 20 फरवरी 2020 आज तक का इतिहास है। 1 लाख ईस्वी पूर्व से 20 फरवरी 2020 तक, ये भारत की हिस्ट्री है। और इस हिस्ट्री के बीच से कहीं भी पटवारी के एग्जाम में, रीट के एग्जाम में, या फिर आप राजस्थान आरपीएससी के एग्जाम में जा रहे हो, या फिर यूपीएससी के एग्जाम में जा रहे हो, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस पूरी हिस्ट्री के बीच से कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो बच्चों अगर आप चीजों को रटोगे, अगर आप यहाँ भी रटोगे, यहाँ भी रटोगे, तो एग्जाम में जाने के बाद ना आप सब कुछ भूल जाओगे कि आपने पढ़ा क्या है। आपको चंद्रगुप्त की जगह अशोक याद आएगा, अशोक की जगह चंद्रगुप्त याद आएगा। तो इसलिए मेरा एक तरीका है पढ़ाने का। तरीका क्या है कि मैं प्राचीन या एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करूंगा, एक ऑर्डर में हम लोग चलेंगे, और उस ऑर्डर में चलते चलते हम मेडाइवल इंडिया पे पहुंचेंगे, फिर मॉडर्न इंडिया पे, और यहाँ आने के बाद जब आप 20 फरवरी 2020 से पहुंच जाऊंगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कितने बच्चे डेमो क्लास में थे? हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, कन्नौर सेंटर पे भी सभी नहीं थे डेमो क्लास में? कन्नौर सेंटर पे कितने बच्चे डेमो क्लास में थे? हिस्ट्री डेमो क्लास में कन्नौर सेंटर पे कितने बच्चे थे? 2। अच्छा, मुझे लगा डेमो क्लास में सभी बच्चे होंगे। देखो बच्चों, डेमो क्लास में मैं बता चुका हूं कि कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, और कैसे कैसे चेंजेस के बाद एक पीरियड के बाद दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है। और आज मैं क्या करूंगा, आज मैं आपको हर एक पीरियड के बारे में, एंशिएंट इंडिया से लेके मॉडर्न इंडिया तक, कि कैसे आपका मौर्य पीरियड स्टार्ट हुआ, फिर गुप्ता पीरियड स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद आपका हर्षवर्धन पीरियड स्टार्ट हुआ, फिर आपका मिडाइवल इंडिया में आपका गुलाम वंश स्टार्ट हुआ, फिर आपका तुगलक वंश स्टार्ट हुआ। इन चीजों के बारे में फिर मॉडर्न इंडिया में मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे अंग्रेज यहाँ आए, उन्होंने क्या क्या यहाँ पे विकास किया, क्या क्या यहाँ से लूट के ले गए, और उसके बाद कांग्रेस कैसे बनी, और भारत का विभाजन कैसे हुआ। इन चीजों की टर्मिनोलॉजी में बताऊंगा बच्चों, आज मैं पूरी क्लास में ही आपको बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि भाई कि कैसे कैसे आपने चेंजेस किए, क्यों? क्योंकि मैं डेमो क्लास में वो चीजें बता चुका हूँ। आज इतना बताने के बाद फिर मैं हर एक जो भी आपको टॉपिक हो, जैसे मौर्य पीरियड है, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले
आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, उसका आंसर भी आप लोगों को देना है, क्योंकि मैं डेमो क्लास में, मुझे जहां तक लगता है मैं एकदम अच्छे से पढ़ाया हूँ। सर जिसको एक बार समझना, रिवाइज कर दो, हमने तो पढ़ा ही नहीं था। सर हमने तो कितने, हम हाँ नहीं थे चलो ना डेमो क्लास में। ठीक है बच्चों, कितने बच्चे इस बात की पक्ष में है कि सर एक बार फिर स्टार्टिंग से पढ़ा दीजिए, और कितने बच्चे इस बात की पक्ष में है नहीं सर, जो डेमो क्लास में हो चुका उससे आगे पढ़ाइए। कोई भी नहीं है इस बात के पक्ष में, यानी अच्छा एक लड़की है, तो यानी सब चाहते हैं कि मैं दोबारा फिर उसको स्टार्टिंग से ही पढ़ाऊं। चलो बच्चों, जैसे आप लोगों की इच्छा होगी उसी के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम खराब नहीं करना है। यस सर। बच्चों हिस्ट्री को अगर आप सोर्सेज के बेस पे बांटोगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि सर इतिहास हम पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, हम इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, या फिर हिस्ट्री हमें क्यों पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री से हमें फायदा क्या है सर, हमें तो पटवारी बनना है, हमें क्या फायदा है हिस्ट्री पढ़ने से, हमें थोड़े चंद्रगुप्त मौर्य हमारे काम आएगा, या फिर जो आपके गुप्ता पीरियड के सम्राट है हमारे काम आएंगे, हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ाया जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपके दिमाग में आना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर ये है कि देखो हिस्ट्री आपका एक पूर्वजों की कहानी है। आपके पूर्वजों ने, बच्चों देखो इधर चित्तौड़गढ़ सेंटर पे मुझे, मैं हर एक बच्चों को देख रहा हूँ, आप अपनी दुनिया मस्त मत रहिए, इधर देखिए सब, कन्नौर सेंटर पे भी और एलबीएस सेंटर पे भी। तो बच्चों हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है, जो हमारे पूर्वज है अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो हमें उसके ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए, और अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है, क्योंकि गलत काम तो हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे ऊपर इंडो ग्रीक ने भी शासन किया है, जो मध्य एशिया से आए हैं उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया है। दूसरा हमारे ऊपर मध्यकाल में भी शासन हुआ है। तीसरा हमारे ऊपर शासन किया कि उन लोगों ने, अंग्रेजों ने शासन किया है। तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमी रही है, हमारे पूर्वजों से कुछ कमी रही है, जिसके कारण हमारे ऊपर बाहर के लोगों ने आके शासन किया है। तो उन गलतियों को सीखें और आगे उन गलतियों को ना करें, इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर हम पटवारी के एग्जाम में हमें उसका क्या फायदा होगा। बच्चों क्योंकि पटवारी के एग्जाम में भी आपको पता है, पटवारी का एग्जाम हो या फिर कोई कांस्टेबल का एग्जाम हो, आपको जमीन की मापन करनी है पटवारी के एग्जाम में। तो पटवारी का काम, सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि जमीन का मापन करना है। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर जमीन का मापन तो करना है, पर ये मापाई लंबाई चौड़ाई ये स्टार्ट कब से हुई, किसने इसको स्टार्ट किया, कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो बच्चों इसकी जो बात है, पटवारी का पद कब बना, ये आपके अकबर के काल में बना। अकबर के काल में किसने बनाया, टोडरमल। टोडरमल ने, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, इन्होंने सिकंदरी ए गज नामक मापन, एक चीज का मेजरमेंट का आविष्कार किया जिससे जमीन को मापा जाता था। तो जो आपका एग्जाम है, जो आपका फील्ड है पटवारी का, उसकी भी जो बातें कहीं ना कहीं छिपी है वो आपके इतिहास में छिपी है। दूसरी बात, आदमी की डेली लाइफ है, भगवान, कितने लोग भगवान को मानते हैं, जरा हाथ खड़ा करना। कोई नास्तिक भी है क्या जो भगवान को नहीं मानता है? कोई नहीं है, सब भगवान को मानते हैं। तो बच्चों भगवान कहां से आए, क्या कभी दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता क्या सर भगवान कौन है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा किसने बनाई, मेरा जीने से पहले क्या नाम था, जीने के बाद क्या काम होगा। ये सब चीजें ना बच्चे, ये सब हिस्ट्री में छिपी है। जब आप बुद्ध काल में जाओगे, डेमो क्लास में बता चुका हूं, जब आप बुद्ध काल में जाओगे वहां से पहली बार आपके पुनर्जन्म की जो अवधारणा होती है, जो पुनर्जन्म का कंसेप्ट है, वो वहां से आता है। कौन लेके आता है, गौतम बुद्ध लेके आते हैं। जब वो लोगों को बोलते हैं कि ये गरीब इसलिए है कि इसने पिछले जन्म में कुछ बुरे काम किए होंगे, ये अमीर इसलिए है कि इसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए होंगे। तो जो आपका आज का जीवन है, जो आज आप भगवान को मानते हैं, भगवान विष्णु, भगवान विष्णु कहां से आए,
जबकि मैंने बताया था आपको डेमो क्लास में, मैं डेमो क्लास पे जा रहा हूँ वापस, ये भूमिका बना रहा हूँ वहां तक पहुंचने के लिए। तो आप लोग टेंशन मत आना कि सर डेमो क्लास पे क्यों नहीं आ रहे हैं। भगवान विष्णु, जब आपने डेमो क्लास में देखा था कि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण जो भगवान थे वो इंद्र थे और अग्नि थे, तो भगवान विष्णु कहाँ से आए, भगवान शिव कहाँ से आए, भगवान ब्रह्मा कहाँ से आए, इंद्र कहाँ पीछे छूट गए, या फिर आपके जो अग्नि देवता है वो पीछे क्यों हट गए। बच्चों वो पीछे इसलिए हट गए कि जब इंडो ग्रीक ने या फिर पर्शियन पार्थियन जो ये मध्य एशिया से आए थे भारतीयों पर अधिकार करने, जब इन्होंने भारत के ऊपर अटैक किया तो यहाँ के लोगों ने, जो यहाँ के पुरोहित वर्ग था, उन्होंने दिमाग लगाया और दिमाग लगा के भगवान विष्णु का एक अवतार बना दिया। और भगवान विष्णु का अवतार बना के उन्होंने जो अपनी जनजातियां थी, विष्णु जी का अवतार बना के जो अपनी जनजातियां थी, उनको बोला कि ये जो भगवान है, जितनी ट्राइब्स थी, उनको बोला कि जो ये भगवान है ये आपके भगवान है। और भगवान विष्णु का एक रूप कौन है, वेंकटेश। और भगवान विष्णु का एक रूप कौन है, जगन्नाथ। बोले जो जगन्नाथ है और वेंकटेश है ये आपके भगवान है और ये विष्णु के ही रूप है। तो यहां से अवतारवाद, अवतारवाद मतलब कि भगवान के कई रूपों की स्थापना स्टार्ट हुई। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री को आप एज ए सब्जेक्ट मत पढ़ना, ऐसे मत पढ़ना कि यार ये 20 नंबर की या 10 नंबर की मेरे एग्जाम में आएगी। आपके जीवन का मरण, जन्म, सब इस हिस्ट्री में, सब चीजें इस हिस्ट्री में आपको मिलेगी। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी हिस्ट्री की। हमारी हिस्ट्री स्टार्ट कहां से होती है बच्चों? हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला प्री हिस्टोरिकल पीरियड, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आपका है प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, इसको बोलते हैं हिंदी में आद ऐतिहासिक काल। और बच्चों जो तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल पीरियड, यानी ऐतिहासिक काल। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने इनको डिवाइड कैसे किया है, आपका आधार क्या है इनको डिवाइड करने का, कि आपने इसको बोल दिया प्री हिस्टोरिकल पीरियड, इसको प्रोटो और इसको हिस्टोरिकल, इसका बेस क्या है? बच्चों जो इनका बेस है वो है आपके रिसोर्सेज, यानी स्रोत। स्रोत बच्चों फिर दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, जब भी आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना बच्चों, तो आपके दिमाग में हर एक चीज पढ़ने के बाद एक क्यों आना चाहिए। जब ये दिमाग में आपको क्यों आना स्टार्ट हो जाएगा ना, तब समझो कि आपकी तैयारी अच्छी होगी। दिमाग में क्वेश्चन क्या आना चाहिए, सर ये रिसोर्सेज क्या होते हैं और इनकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। बच्चों रिसोर्स, स्रोत क्या होते हैं, किसी भी एज के बारे में जानकारी जुटाने के लिए, किसी भी काल के बारे में जानकारी जुटाने के लिए जो साक्ष्य, जो एविडेंस आपको चाहिए, उनको रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स कितने प्रकार के होते हैं? रिसोर्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपके साहित्यिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेचर, और दूसरा आपका पुरातात्विक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि सर साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? दिमाग में आता है नहीं आता है? अब हाँ ना में जवाब दीजिए, एकदम ऐसे शांत होके नहीं बैठना है। मैं पहले बता चुका हूँ, ऐसे मुझे पढ़ाने में मजा नहीं आता है। जब तक 2 वे कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा ऐसे। तीनों सेंटर माइक किसके पास में? जी सर। हाँ बताइए आपका नाम क्या है? जसवंत। जसवंत, अच्छा आप तो एलबीएस सेंटर पे होंगे। जी सर। और कन्नौर सेंटर पे किसके पास माइक है? यस सर, किराज। और चित्तौड़गढ़ सेंटर पे? आसिफ। आसिफ। आप तीनों की जिम्मेदारी ये है कि क्लास में अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको मुझे तुरंत बताना होगा, और जब भी मैं ये पूछूंगी समझ आया तो आप तीनों को एकदम आंसर देना होगा।
जी सर। ये जिम्मेदारी आपकी है तीनों की। तो बच्चों साहित्यिक स्रोत में क्या होता है, जितने भी आपकी बुक है, बुक में आपके पुराण वेद जितने भी आपके प्राचीन भारत के सोर्स है वो सब साहित्यिक स्रोत में आते हैं, लिटरेचर में आते हैं। इसमें आपके वेद पुराण ये सब आपके आते हैं लिटरेचर में। आर्कियोलॉजिकल में आपके क्या क्या आते हैं, आपके कोइंस यानी सिक्के, आपके विपन्स यानी हथियार, बर्तन, ये सब किस में आते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आते हैं। अब बच्चों इनके आधार पे हमने इनको पूरे इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कैसे बच्चों, देखो जो आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड है, इसका मतलब क्या है कि इसमें केवल आपके जो सोर्स, जो आपकी बातें निर्भर करते हैं केवल पुरातात्विक सोर्स पे निर्भर करती है, पुरातात्विक स्रोतों के ऊपर। इस काल में एक भी साहित्यिक स्रोत नहीं मिलता है, इसलिए इसको प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं। बच्चों प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में आपके सोर्स दोनों हैं, कौन कौन से, आर्कियोलॉजिकल भी यानी पुरातात्विक सोर्स भी, और आपके साहित्यिक स्रोत भी। ये दोनों रिसोर्स इसमें मिलते हैं। पर जैसा कि आपको पता होगा हड़प्पा पीरियड के बारे में, हड़प्पा जो सभ्यता थी उसकी लिपि आज तक नहीं पढ़ी गई, उसकी लैंग्वेज आज तक भी नहीं पढ़ी गई। जब उसकी लैंग्वेज आज तक नहीं पढ़ी गई तो वहां पे साहित्यिक सोर्स काम नहीं आते हैं, वहां केवल पुरातात्विक सोर्स ही काम आते हैं। तो इस पीरियड को बोला गया प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, यानी आद ऐतिहासिक, यानी आधा ही जानकारी आपको मिलती है क्योंकि वहां साहित्यिक सोर्स आपके काम नहीं आ रहे हैं। बच्चों हिस्टोरिकल पीरियड क्या है, ऐतिहासिक काल, यहाँ पे आपके साहित्यिक स्रोत भी प्लस आपके पुरातात्विक स्रोत भी, दोनों से जानकारियां मिलती है, इसलिए इसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। बच्चों किसी को कोई डाउट है क्या, क्या सर हमने इन तीनों को कैसे डिवाइड किया, किस आधार पे डिवाइड किया, ये सभी को समझ आ गया? जिनको समझ आ गया वो हाथ खड़ा करो। जी सर। जिनको समझ आया वो, जिनको समझ आ गया वो हाथ खड़ा करो। एलबीएस सेंटर पे केवल एक लड़की को समझ में आया है। साइड पे लिख के दिखाई नहीं दे रहे सर, दिखाई कहाँ नहीं दे रहा है? साइड वाले सर, ये इस साइड वाले। इधर हाँ सर, जी सर यही। कोई नहीं बच्चों, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे डेमो क्लास पे आना चाहिए, कल से जो क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें ये सब चीजें लिखनी चाहिए। क्या सर समझ नहीं आया? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आज एक बार आप लोगों का जो बैकग्राउंड है वो बना देना चाहिए, उसके बाद कल से फिर लिखना स्टार्ट करते हैं। पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड का मतलब होता है पृष्ठभूमि। जी सर। चलो बच्चों ठीक है, देखो अब सब कॉपी बंद कर दो, कल से ही मैं इसको स्टार्ट करूंगा, अब सब कॉपी बंद कर दो। आपको लगता है कि कुछ लिखना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप रहने दीजिए, उसको मत लिखिएगा। क्योंकि मेरा एक ही पर्पज है कि जब तक आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक मैं हिस्ट्री को नहीं बढ़ाऊंगा आगे। और हिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं पूरी हिस्ट्री को 2 घंटे में लेके एंशिएंट इंडिया से मॉडर्न इंडिया तक आप लोगों को पहुंचा के रहूंगा आज। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें बच्चों का इंटरेस्ट जगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है टीचर को। चलिए बच्चों, बच्चों अब देखो, अगर मैं प्राचीन भारत की बात करूं, अगर मैं एंशिएंट इंडिया की बात करूं, तो सबसे पहले जो आपका भारत स्टार्ट होता है, इतिहास स्टार्ट होता है, वो आपका पूरा पाषाण काल से स्टार्ट होता है। पूरा पाषाण काल बच्चों, ये पाषाण काल है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक है, यानी 1 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक।
एज। बच्चों कभी कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, सर 1 लाख साल पहले की बात हमें आज तक कैसे याद है, हमें तो 10 दिन पहले की बात याद नहीं है। तो 1 लाख साल पहले की बात आप कैसे कह सकते हो कि भाई 1 लाख साल पहले ये चीजें हुई होंगी? ये क्वेश्चन दिमाग में आता है, नहीं आता है? तो बच्चों इसके लिए फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा, हमारे पास यस सर आता है। हाँ वेरी गुड, आना भी चाहिए। बच्चे थोड़ा आराम से बोलिए, आप एकदम आवाज पूरा स्टूडियो घूम जाता है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन दिमाग में आना भी चाहिए। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपके पास किसी भी पीरियड का, किसी भी एज का अध्ययन करने के लिए 2 सोर्स आपके पास में है। पहला सोर्स क्या है? पुरातात्विक यानी आर्कियोलॉजिकल। दूसरा क्या है? साहित्यिक यानी लिटरेचर। ये 2 स्रोत आपके पास में है। बच्चों 1 लाख साल पहले जो किताबें लिखी गई होंगी या नहीं भी लिखी गई होंगी हमें मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 लाख साल में सब किताबें क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। अब आपके पास सिर्फ एक सोर्स बचा है, पुरातात्विक सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इसके आधार पे आप बता सकते हो कि भाई 1 लाख साल पहले क्या हुआ होगा। अब फिर क्वेश्चन ये आता है कि सर पूरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या क्या होते हैं? आपके वीपन्स यानी आपके हथियार, उस टाइम पे यूज किए गए बर्तन, सिक्के, ये सब आपके पुरातात्विक सोर्स है। और इन्हीं के अध्ययन के आधार पे हम बता सकते हैं कि भाई इस पीरियड में वहां की जनता कैसे रहती होगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई सिक्के हैं, अगर गुप्ता पीरियड की मैं बात करूं तो वहां पे शुद्ध सोने के सिक्के मिले हैं, शुद्ध सोने के सिक्के। और अगर मैं मौर्य पीरियड की बात करूं तो वहां चांदी के सिक्के मिले हैं। अब मुझे ये बताइए, चांदी के सिक्के कीमती है, सोने के सिक्के कीमती होते हैं? सर सोने के। सोने के सिक्के कीमती होते हैं। तो बच्चों इस बात से ये निष्कर्ष निकाला गया कि भाई जब हम गुप्ता पीरियड में पहुंचते हैं, गुप्ता एज में पहुंचते हैं, तो वहां पे समृद्धि ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा सोने के सिक्के मिलते हैं। जब हम चांदी के सिक्कों की बात करते तो मौर्य पीरियड में समृद्धि तो थी पर गुप्ता पीरियड से कम थी। तो इस आधार पे हम बता सकते हैं कि भाई यहाँ जहाँ शुद्ध सोने के सिक्के होंगे वहां जो आपकी प्रोस्पेरिटी होगी वो ज्यादा होगी, संपन्नता ज्यादा होगी। तो ऐसे सिक्कों के आधार पर बता सकते हैं। हथियार के आधार पे कैसे बता सकते हैं? वो हथियार के आधार पे मैं आपको यहाँ सब चीज समझाऊंगा। तो बच्चों अब क्वेश्चन ये आता है आपके दिमाग में, क्वेश्चन एक और आना चाहिए। क्या? कि सर हमें 2 सिक्के मिले, सपोज हमें 2 सिक्के कहीं से मिल गए, तो हम कैसे पता करेंगे कि भाई ये सिक्का गुप्ता पीरियड का है, ये सिक्का मौर्य पीरियड का है? ये बात दिमाग में आती है, नहीं आती है? यस सर। जी सर। आप लोगों के दिमाग में कुछ नहीं आता है। आता है सर। सब सब मेरे दिमाग की उपज है, बस उसमें गर्दन हिला देते हो। सर आता है। चलिए बच्चों, तो जब आपको 2 सिक्के मिले तो आपको कैसे पता लगेगा भाई ये सिक्का गुप्ता पीरियड का है या फिर ये सिक्का मौर्य पीरियड का है? तो बच्चों इसके लिए एक तकनीक है, कार्बन मेथड। कार्बन मेथड इसको बोलते हैं, यानी कार्बन विधि। बच्चों जितने भी आपके वस्तुएं हैं सब में 2 प्रकार के कार्बन होते हैं, एक तो कार्बन 14, एक कार्बन 12। जितनी भी वस्तुएं होती है, पेड़ पौधे होते हैं, सजीव वस्तुएं होती हैं। तो बच्चों जब आदमी जिंदा है, जब तक आदमी जिंदा है तब तक कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा हमेशा बराबर रहेगी। और जिस दिन व्यक्ति मर गया तो उसमें क्या होने लगता है, कार्बन 12 की 14 की मात्रा घटने लगती है, जबकि कार्बन 12 की मात्रा हमेशा जितनी पहले जिंदे में थी उतनी रहेगी। तो इस आधार पे हम पता कर लेते हैं। एक उदाहरण मैं आपको छोटा सा उदाहरण समझाता हूँ कि मान लो कि जब आदमी जिंदा था तब उसमें कार्बन 12 भी 20 किलोग्राम था और कार्बन 14 भी उसमें 20 किलोग्राम था। और जिस दिन व्यक्ति मर गया उस दिन उसमें कार्बन 12 तो 20 किलोग्राम है। 20 साल बाद मान लो व्यक्ति मर गया, 20 साल मरने के 20 साल बाद आपको ये उसकी हड्डियां मिली, पर इसमें कार्बन 12 10 केजी रह गया। तो बच्चों आप इस आधार पे कि भाई 20 साल में 10 केजी कम हुआ है इसका कार्बन, 20 साल में 10 केजी कम हुआ है, तो इसके आधार पे आप पता कर सकते हो कि भाई एक साल में 0.5 केजी कार्बन 14 कम हो रहा है। इतना कम नहीं होता है, कभी मिलीग्राम में कम होता है। तो इस आधार पे हम पता कर लेते हैं कि भाई 1 लाख साल पहले इसमें कार्बन 12 इतना था, कार्बन 14 इतना था।
तो कहने का मतलब क्या है कि भाई कार्बन मेथड के द्वारा हम उनकी आयु का निर्धारण करते हैं, उनके एज का पता लगाते हैं। ये बात क्लियर हुई सभी को? जी क्या ये सर। बात कन्नौर सेंटर पे? कन्नौर सेंटर पे बात क्लियर हुई क्या? सर ये तो पूछना चाहता था पर डर रहा है। क्या अरे डरना किसका भाई, तुम लोगों का बड़ा भाई हूं मैं, खा थोड़े जाऊंगा तुम लोगों को। बताओ क्या पूछना है। सर ये ऐसे पूछ रहा था कि ये ना जब आदमी बीमार होता है ना तब क्या होता है? अब पूछ ही नहीं आप लोग, बताइए। हाँ तब है ना, ये मतलब कार्बन की मात्रा बढ़ती है घटती है तब क्या होता है? C14 की। बच्चे C14 की मात्रा हमेशा घटती रहेगी, हमेशा घटती रहेगी। देखो मैं फिर इसको एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ। आप डाउट में मत रहिए, जिनको कुछ पूछना है तो वो तुरंत पूछिए। मान लीजिए बच्चों, इसकी 100 kg मात्रा है, और 100 जब तक ये जिंदा है तब इसकी 100 kg मात्रा है। 20 साल बाद ये तो 100 kg रहेगा, क्योंकि इसकी मात्रा कभी घटती नहीं, ये 80 kg हो गया। बच्चों आपको नहीं पता, को पता है कि इसको 20 साल हुए, 25 साल हुए हैं। आपके पास अब भी इसकी 100 kg मात्रा है और इसकी 80 kg मात्रा है। आपने उस वस्तु को अपने पास रखा और उसको रखा 20 साल तक। 20 साल बाद आपको पता लगा भाई इसमें 20 kg है और इसमें बची है 60 kg। तो आपको जितने भी आपके पुरातात्विक अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक होते हैं, उनको पता लगे कि भाई 20 साल में ये 20 kg कम हो रहा है, यानी एक साल में 1 kg कम हो रहा है। यानी जब वो आपको मिला था उसमें 80 kg था और इसमें 100 kg था, तो इससे 20 साल पहले भी इसमें कितना होगा? 100 kg होगा। ये बात समझ आई बच्चों? यस सर। यस तो सर। मेरा कहने का एक मतलब है कि कार्बन 14 के द्वारा, कार्बन 14 कार्बन 12 के द्वारा हम पता कर लेते हैं कि भाई ये वस्तु किस काल की है। तो बच्चों जब हमने अपने पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन किया, तो हमें पता लगा कि भाई जो इंडिया का इतिहास है, जो भारत का इतिहास है, वो कब से स्टार्ट हुआ है? वो 1 लाख साल पहले से स्टार्ट हुआ है। 1 लाख साल पहले का मतलब क्या है कि अगर मैं मानूं कि ईसा मसीह का जन्म 1 जनवरी 001 AD को हुआ है, और आज कितने हैं? 20 फरवरी 2020। इससे 1 लाख ईसा पूर्व यहां से हमारे भारत का इतिहास शुरू हुआ है, यानी ईसा मसीह के 1 लाख साल पहले से। समझ आ गया बच्चों? अब बच्चों इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने अपने पूरे भारत के इतिहास को पहले तो 3 भागों में बांटा है: एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न इंडिया। और फिर हमने एंशियंट को भी अध्ययन के स्रोतों में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो, उसको भी 5 या 6 भागों में बांटा है। अब बच्चों हमने क्वेश्चन फिर ये आना चाहिए कि सर हम क्यों इसको एंशियंट, मॉडर्न, मिडाइवल या फिर गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड क्यों बांट रहे हैं इन चीजों को? क्वेश्चन आते दिमाग में नहीं आता है? आता है सर। हाँ। तो बच्चों देखो, जब मैं आपसे बात करूंगा कि भाई ये पाषाण काल है, यानी लिथिक पीरियड है, या फिर ये मौर्य काल है, या फिर गुप्ता पीरियड है, गुप्ता काल है, इन कालों में हमने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि इसके जो 4 सोर्स है, कौन कौन से? पहला आपका सोशल स्टेटस, इन दूसरा आपका कल्चरल, तीसरा रिलीजियस, फोर्थ आपका क्या? पॉलिटिकल, और फिफ्थ इकोनॉमिक। सर हिंदी में हिंदी में लिखो। इसको हिंदी में इसको बोलते हैं सामाजिक, सामाजिक व्यवस्था। इसको बोलते हैं सांस्कृतिक। ये चीज आप लिख लीजिए, क्योंकि अब मैं जितने भी हम पीरियड का या एज का अध्ययन करेंगे, सब में ये चीजें मैं आपसे पूछने वाला हूं, लेके प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक। ये 5 चीजें मैं हर एक उसमें पूछूंगा आपसे। धार्मिक, सांस्कृतिक व्यवस्था, इसको बोलते हैं धार्मिक, राजनीतिक, इसको बोलते हैं राजनीतिक, आर्थिक, इसको बोलते हैं आर्थिक। बच्चों हमने
इनको एज में पीरियड में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जो पाषाण काल है उसकी जो ये पांचों कंडीशन है एक जैसी है। जो आपका मौर्य काल है यानी आपका मौर्य पीरियड है उसकी जो ये पांचों कंडीशन है पूरी एक जैसी है। जो आपका गुप्ता पीरियड है इनकी जो पांचों कंडीशन है एक जैसी है पूरे गुप्ता पीरियड की। तो हमें पढ़ने में आसानी हो, हमने पढ़ा पाषाण काल, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि पाषाण काल में किसी भी साल के रिलीजियस व्यवस्था कैसी थी, तो आप तुरंत बता दो भाई पूरे पाषाण काल में ये हुआ था और इसमें मौर्य काल में ये हुआ था, गुप्ता काल में ये हुआ था। तो इसलिए हमने इनको अध्ययन में आसानी हो इसलिए इनको अलग अलग पीरियड में डिवाइड किया है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ से आपका हिस्ट्री स्टार्ट होता है। सर अब तक मैं भूमिका बना रहा था, पृष्ठभूमि वो बन चुकी है। तो मैं हर एक पीरियड में आपसे 5 चीजें पूछूंगा। पहली, सामाजिक स्थिति कैसी है यानी सोशल स्टेटस कैसा है। दूसरा, आर्थिक स्थिति कैसी है। संस्कृति। तीसरा आपसे पूछूंगा मैं धार्मिक स्थिति कैसी है। फिर फोर्थ, राजनीतिक। और फिफ्थ में आता है आपका सांस्कृतिक। बच्चों सामाजिक स्थिति जब भी मैं बात करूंगा तो समाज की बात होगी, और समाज में कौन कौन है। स्त्रियां, इनकी दशा कैसी थी। पुरुष, व्यवस्था। दूसरा, शूद्रों की स्थिति कैसी थी। तीसरा, आपके जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था। वेरी गुड बच्चों, इनको इंग्लिश में लिखना है क्या। चित्तौड़गढ़ सेंटर पे बताइए इंग्लिश में लिखना है क्या इन चीजों को। लिख रखा है सर, डेमो क्लास ले रखी है पहले। अच्छा, डेमो क्लास ले रखी है आप लोगों ने। कंप्लीट है सर। चलिए कोई नहीं, आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। डेमो क्लास वाले भी सर लिखवा दो ना वो वाले सर, वो सर ऊपर वाले हैं ना सर, उनका इंग्लिश में लिखवा दो आप। अच्छा, इनको सब इंग्लिश में लिख दो। हाँ सर। बच्चे इसको इस तरह की दशा को बोलते हैं कंडीशन ऑफ फीमेल या वुमन। ये सर आरती के तो बोलते कंडीशन हैं सुधराज को इंग्लिश में बोलते हैं सुधराज। कैसे देख नहीं रहे हैं और जाति व्यवस्था को बोलते हैं कास्ट सिस्टम। सर, देख ही नहीं रहे इधर। इकोनॉमिक में बच्चों आपका आया कि भाई वो कृषि करते हैं यानी एग्रीकल्चर करते हैं, शिकार करते हैं। धार्मिक में आया हेलो कि भाई सर। भगवान है या नहीं है। हेलो सर। सर ऊपर दिख ही नहीं रहे हमें। बच्चों जो मैं कह रहा हूं बस उसको सुनिए एक बार आप। वहां दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। हाँ सर, दिखाई नहीं दे रहा। सर ये सब मिटा दो और वापस लिख दो। भाई अब इतना टाइम नहीं है, मैं अब मिटा दे रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो आप लोग। यहाँ दिखाई दे रहा है। सर। यहाँ दिखाई दे रहा होगा ना। यस सर। सर ये लिख दो आप, कोई बात नहीं, यहाँ लिख जाएगा। बच्चों यहाँ पे पहले आपको बतानी है इस सामाजिक स्थिति में स्त्रियों की दशा कैसी है, कंडीशन ऑफ वुमन, स्त्रियों की दशा। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ मैं पूछूंगा शूद्रों की दशा कैसी होगी। तीसरा, उसमें जाति व्यवस्था है नहीं है यानी कास्ट सिस्टम है नहीं है। आर्थिक से स्थिति है कि उनके जीवन यापन करने का तरीका क्या है, लाइवलीहुड क्या है उन लोगों की। धार्मिक स्थिति में मैं पूछूंगा कि भगवान है या नहीं है। राजनीतिक स्थिति में पूछूंगा कि राजा कोई किंग है या कोई लीडर है या नहीं है। और सांस्कृतिक में मैं पूछूंगा कि गला। आर्ट के प्रति उनकी रुचि है या नहीं है, वो इंटरेस्टेड है आर्ट में या नहीं है। ये 4 चीजें 5 चीजें मैं आपसे हर एक उसमें काल में पूछूंगा, आप लोग इसका आंसर दोगे। ठीक है सर। बच्चों। ओके अब सर। बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्स का यानी पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन किया तो हमें पता लगा कि भाई जो हमारा भारत का इतिहास है वो शुरू होता है कहां से। वो शुरू होता है 1 लाख ईसा पूर्व से। कब तक। 1 लाख ईसा पूर्व से। बच्चों इसको हमने नाम दिया पाषाण काल। पाषाण काल। बच्चों फिर क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, सर पाषाण काल क्यों बोला है।
इसका पाषाण काल ही नाम क्यों दिया? क्योंकि बच्चों पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर, स्टोन। जी सर। यहाँ पे जितने भी आपको हथियार मिले हैं वो सब किसके बने हैं? पत्थर पत्थर के के। बने, इसलिए इसको पाषाण काल कहा। जी सर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिथिक पीरियड। बच्चों फिर पढ़ने में आसानी हो, इसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। यहाँ दिखाई दे रहा है। जी यस सर। सर। पहला आपका पूरा पाषाण काल, जिसका टाइम है 1,00,000 BC से 50,000 BC तक। बच्चों कई किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा, कहीं 40,000 भी मिलेगा, तो आप 40 से 50,000 में कंफ्यूज मत होना। पूरा पाषाण काल, इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं पैलियोलिथिक पीरियड। अब बच्चों देखो, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे बताइए पूरा पाषाण काल, इसको पूरा पाषाण क्यों बोलते हैं? क्योंकि पाषाण, पाषाण मीन्स पत्थर। यहाँ पे आपको हथियार किसके मिले हैं? पत्थर के। बच्चों यहाँ बड़े बड़े हथियार आपको मिले हैं, बड़े बड़े पत्थर आपको मिले हैं, इनसे शिकार किया जाता था, क्योंकि पत्थर से खेती नहीं की जा सकती। जी सर। बड़े 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 पत्थरों से शिकार किया जाता था। अब मुझे बताइए बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करना आसान है कठिन है? कठिन है, कठिन। कठिन है बच्चों। बच्चों बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करना कठिन है, इसलिए शिकार करने में आदमी को 1-1 महीने लगता था, 2-2 महीने लगते थे। जी तो सर। जितने भी आपके मेल पर्सन थे, पुरुष आदमी थे, वो 1-1 महीने के लिए शिकार के लिए जाते थे। जी सर। 1 महीने शिकार के लिए गए और फिर एक दिन वापस आए, ताकि घर पे वो जो शिकार किया है उसको घर पे दे दे, और उसके बाद फिर 1 महीने के लिए वो शिकार करने वापस चले गए। तो बच्चों इससे क्या हुआ? इससे आप मुझे एक बात बताइए, जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूँ सबसे पहला क्वेश्चन, सामाजिक स्थिति। अब शिकार कौन कर रहा है? शिकार पुरुष वर्ग कर रहा है। पुरुष। और घर को कौन संभाल रहा है? महिला। घर स्त्री। को स्त्रियां संभाल रही है। तो जी सर। काम दोनों बराबर कर रहे हैं, बाहर का काम पुरुष वर्ग देख रहा है और घर का काम स्त्री वर्ग देख रही है। तो मुझे बताइए कि स्त्रियों की स्थिति बराबर होगी या नहीं होगी? समानता। बराबर होगी सर, सम्मान। तो यहाँ से जब मैं आपसे पूछता हूँ सामाजिक स्थिति पुरा पाषाण काल में कैसी थी, ये क्वेश्चन पूछा है पटवारी के एग्जाम में, कि पुरा सम्मान। पाषाण काल में स्त्रियों की दशा कैसी थी? समान थी। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों से शिकार किया जाता था और शिकार करने में 1-1 महीने का टाइम लगता था। तो पुरुष वर्ग बाहर रहता था, स्त्री वर्ग घर संभालती थी, इसलिए स्थिति कैसी थी? बराबर थी, बराबर थी। बच्चों फिर मैं दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, क्या जाति व्यवस्था पुरा पाषाण काल में थी या नहीं थी? नहीं थी। नहीं थी। नहीं थी। बच्चों पुरा पाषाण काल में जाति व्यवस्था इसलिए नहीं थी, क्यों? क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े पत्थरों से शिकार करना है, एक आदमी शेर का शिकार नहीं कर सकता। जी सर। तो वो लोग क्या करते थे? वो लोग ग्रुप में चलते थे, और जब वो लोग ग्रुप में चलते थे, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप एक बन के रहोगे, एकता बना के रखोगे, तो आप शिकार जल्दी कर लोगे। अगर आप जाति व्यवस्था में टूट जाओगे, ऊंच नीच में पड़ जाओगे, तो आप में भेद हो जाएगा, तो आप शिकार नहीं कर पाओगे। तो उस समय की डिमांड थी कि सबको एक साथ में रहना है, एकजुट रहना है, इसलिए जाति व्यवस्था नहीं थी। नहीं। और जब जाति व्यवस्था नहीं होगी, क्या कोई शूद्र होगा? तो शूद्र भी कहीं नहीं होगा। सर। तो नहीं। अगर मैं पूरा पाषाण काल की बात करूं, पूरा पाषाण काल में स्त्रियों की दशा बराबर थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। आर्थिक स्थिति, उनका जीवन यापन करने का स्रोत क्या था? शिकार। 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 केवल शिकार करना, जी सर। केवल शिकार करना। तीसरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, धार्मिक स्थिति कैसी थी पुरा पाषाण काल में? क्वेश्चन पूछा है आपके पटवारी के एग्जाम में। नहीं थी सर। नहीं थी। इसलिए धार्मिक स्थिति इसलिए नहीं थी क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं था। अरे धर्म के बारे में लोग कब सोचेंगे? जब उनका पेट भरा होगा। आपने आज भी देखा होगा भारत में जो अमीर वर्ग होता है, जो अंबानी वगैरह है, वो भगवान को ज्यादा मानते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको पेट भरा है। उनका जो गरीब आदमी है, किसान आदमी है, वो सुबह शाम अपने खेत में रहता है, उसको धर्म से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ही ये लोग थे पूरा पाषाण काल में, पैलियोलिथिक पीरियड में। भाई इनको शिकार करने में इनका टाइम गुजर जाता था, इनको ना धर्म के बारे में पता, ना इनको भगवान के बारे में पता। तो धार्मिक स्थिति कैसी थी? भगवान का कोई नामो निशान नहीं था पूरा पाषाण काल में। राजनीतिक, पॉलिटिकल नहीं थी। नहीं थी। नहीं थी। बच्चों क्यों नहीं थी?
इसलिए नहीं थी क्योंकि अगर आपको शिकार करना है, तो राजनीति शेर का शिकार करना है, बड़े बड़े शिकारियों का शिकार करना है, तो आपको एक साथ रहना पड़ेगा। जी सर। और अगर आप कोई राजा बन जाएगा, कोई प्रजा बन जाएगा, तो समाज में भेद हो जाएगा। और जब समाज में भेद हो जाएगा तो फिर समाज बढ़ जाएगा, और जब समाज बढ़ जाएगा तो फिर शिकार करना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे राजनीतिक स्थिति में भी कोई राजा, कोई लीडर नहीं था। बच्चों, सांस्कृतिक स्थिति, क्या चित्रकला का विकास हुआ था? नहीं क्या सर। आर्ट का विकास हो गया था क्या? नहीं सर। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चित्रकला आदमी कब बनाएगा, आर्ट आदमी कब बनाएगा? जब उसके पास फ्री टाइम होगा। होगा, जी जब सर। वो फ्री होगा। ये लोग तो भाई फ्री नहीं थे, इनके पास तो शिकार करने का ही सर टाइम। हेलो। हाँ जी। सर चित्तौड़ वालों को बोले थोड़ा धीरे बोले, डिस्टर्ब हो रहा है। चित्तौड़ वाला तो बोले ही नहीं सर। कौन बोल रहे हैं बार बार? अरे एलबीएस। बच्चों, कोई नहीं, मैं हूँ ये बात कहने के लिए, पूछने के लिए कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। थोड़ा मेरा सम्मान करो, ऐसा मत करो। थोड़ा मान मर्यादा बना के रखो। आप जो भी प्रॉब्लम हो ना मुझसे बोलो, मैं फिर सबको सर आप बताऊंगा। बोल रहे हो वो सुनने नहीं दे रहा ना, मतलब क्या फिर? ठीक ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सभी जने बंद कर दो सर माइक, सबसे अच्छा। माइक बंद कर दो तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा? तो सर ये कानोड़ वाला भी ज्यादा बोल रहे हैं सर। चलो बच्चों, देखो बच्चों, अब आंसर मत दीजिएगा, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तभी आंसर दीजिएगा बस। जी सर। अब ठीक है? सर अब ठीक है? नहीं है अब तो आंसर तो दीजिए। ठीक है। चलिए बच्चों, बच्चों अब मैं आपसे पांचों क्वेश्चन हो गए हैं कि चित्रकला का विकास यानी आर्ट का विकास होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर लोग पूरा दिन शिकार की तलाश में रहते थे, उनके पास टाइम नहीं था आर्ट बनाने का। चित्रकला में और क्या आता है आपका? डांस आता है, नृत्य आता है। डांस करने के पास किसी के पास टाइम नहीं है। तो बच्चों इस पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, ये चीजें आपको समझ में आ गई? किसी बच्चों को डाउट हो तो हाथ खड़ा करो। और कितने बच्चों को ये बात समझ आई वो हाथ खड़ा करो। लगभग। एलबीएस सेंटर पे किसी को समझ नहीं आया है क्या? नहीं आया सर। तो समझ में आ गया सर, पर उन भैया ने मना किया ना, नहीं बोलेंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अरे बोलना तो है भाई, अब हाथ खड़े करने के लिए मैं भी क्या बोलना पड़ रहा है आप लोगों को? एलबीएस सेंटर पे सभी को समझ आ गया तो हाथ खड़ा करो, और जिनको समझ नहीं आया वो हाथ खड़ा करो। बताओ, समझने में आधों के हाथ खड़े हो रहे हैं, ना समझने में फिर किसी की बात खड़े नहीं हो रहे। अब इसका क्या मतलब समझूं मैं? बहुत समस्याएं हैं यहाँ तो। बच्चों अब ध्यान से सुनो, मैं एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं उसके बाद, क्योंकि आगे बढ़ना है। इस काल में क्या थे? पत्थर बड़े बड़े थे, और जब पत्थर बड़े बड़े होंगे तो उनसे शिकार करना कठिन होगा। इसलिए शिकार करना कठिन था तो पुरुष वर्ग एक एक महीने के लिए शिकार करने बाहर जाता था, स्त्री वर्ग घर को संभालती थी। जब स्त्री वर्ग घर को संभाल रही है, पुरुष वर्ग शिकार कर रहे हैं, तो दोनों की दशा क्या होगी? बराबर होगी। तो यहाँ पे अगर मैं सामाजिक व्यवस्था की बात करूं तो स्त्रियों की दशा बराबर थी। जाति व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि सबको एकता बना के रखनी है, एक साथ शिकार करना है, तो ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं होगा, तो जाति व्यवस्था यहाँ नहीं थी। अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आर्थिक किसके ऊपर डिपेंड था? पूरा शिकार के ऊपर डिपेंड था। अगर मैं धार्मिक स्थिति की बात करूं तो धार्मिक स्थिति में भगवान का नामो निशान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं था, एक एक महीने शिकार में लगते थे, तो धर्म के बारे में कोई सोच नहीं रहा था। राजनीतिक स्थिति कैसी थी? पॉलिटिकल। यहाँ पे कोई किंग नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि समानता का भाव था, कोई राजा नहीं, कोई प्रजा नहीं। क्यों? क्योंकि शिकार सबको एक साथ मिलकर करना है। सांस्कृतिक, लोगों के पास टाइम नहीं था, तो फिर नृत्य के बारे में या फिर डांस के बारे में, फिर आर्ट के बारे में वो नहीं सोचेंगे। अब समझ आया? अब जिनको समझ आया वो हाथ खड़ा करो। हाँ, आप सबके हाथ खड़े हैं, अब ठीक है। इसके बाद बच्चों, इसके बाद जो आपका दूसरा पीरियड स्टार्ट होता है वो होता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का मतलब है मीजोलिथिक पीरियड। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीजोलिथिक पीरियड। बच्चों जो इसका टाइम है, ये 40,000 पे खत्म हो गया। ये 40,000 से स्टार्ट होता है, 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक, यानी ईसवी पूर्व तक इसका टाइम था। बच्चों इसमें क्या हुआ? इसमें आदमी ने थोड़ा दिमाग लगाया। दिमाग लगाने के बाद, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थर थे, तो आदमी ने क्या किया? उन पत्थरों को थोड़ा नुकीला बना दिया, इस टाइप का उन पत्थरों को बना दिया।
और ये हथियार वहां बनने लगे। अब बच्चों मुझे बताइए, नुकीले हथियार से शिकार करना आसान होगा या कठिन होगा? आसान होगा। नुकीले हथियार से शिकार करना आसान होगा या कठिन होगा? ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, इसका आंसर देना होगा। थोड़ा आसान होगा। नुकीले पत्थर से शिकार करना आसान होगा। अब शिकार करना जब आसान हो गया बच्चों, तो जो अब तक 1 महीना शिकार करने में लग रहा था, उनको अब 20 दिन लगने लगे। जब 20 दिन शिकार करने में लगने लगे, तो 10 दिन वो घर पे आते और रेस्ट करने लगे। यानी पुरुष वर्ग 20 दिन शिकार करता और 10 दिन घर पे रेस्ट करता। इससे क्या हुआ बच्चों? इससे जब वो घर पे रहने लगे, तो वहां पे कहीं ना कहीं स्त्रियों की दशा थोड़ी सी गिरने लगी। क्यों? क्योंकि पुरुष वर्ग अपने आप को दिखाने लगा कि हम मेहनत करके आए हैं, शिकार करके आए हैं, हम ज्यादा काम करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में पहुंचने पर स्त्रियों की दशा थोड़ी सी गिरने लगी है, थोड़ी सी गिरने लगी है। बच्चों, अगर मैं यहाँ जाति व्यवस्था की बात करूं, तो क्या जाति व्यवस्था यहाँ पे होगी? जाति व्यवस्था भी यहाँ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि 10 दिन तो रेस्ट करेंगे भाई, 10 दिन के बाद क्या करना है? 10 दिन के बाद फिर शिकार करना है, फिर सबको एक साथ रहना है, एकता दिखानी है। तो इस काल में भी जाति व्यवस्था नहीं थी। बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं कि आर्थिक स्थिति अब भी किसके ऊपर डिपेंड है? शिकार के ऊपर डिपेंड है। बच्चों, मैं आपसे पूछता हूँ धार्मिक स्थिति। बच्चों, अब भी केवल 10 दिन ही आपके पास है, तो इसमें भी लोगों ने धर्म के बारे में कुछ नहीं सोचा। मैं पूछूं आपसे राजनीतिक स्थिति के बारे में, अब भी राजा का नामो निशान नहीं था। क्यों? क्योंकि सबको पता है 10 दिन रेस्ट करने के बाद फिर शिकार करने जाना है। तो यहाँ अभी सबके पास सब एकदम समानता के भाव से है। बच्चों, सांस्कृतिक, हाँ, क्योंकि आदमी के पास 10 दिन का टाइम है, तो वो क्या करने लगा? वो फॉरेस्ट में जाने लगा, वनों में जाने लगा, और वहां पे कुछ आर्ट या चित्रकला वो बनाने लगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा पटवारी के एग्जाम में कि सबसे पहले चित्रकला के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ आर्ट कहाँ मिलते हैं? भीमबटका। भीमबेटका। भीमबेटका गुफा ये मध्य प्रदेश में है, और एक बागोर जो हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में है। इन दोनों में सबसे पहले चित्रकला के साक्ष्य मिलने लगते हैं। और ये कब की है? मध्य पाषाण काल की। और मध्य पाषाण काल में चित्रकला क्यों बनाने लगे? क्योंकि आदमी के पास 10 दिन का टाइम था, 20 दिनों शिकार करता, 10 दिन घर पे रहता था, इसलिए सबसे पहले यहाँ चित्रकला के विकास होने लगा। बच्चों, यहां तक किसी को डाउट? बच्चों, इसके बाद फिर आपका जो यहाँ से सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के बाद क्या आता है? नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोला गया? नियोलिथिक पीरियड। ये 10,000 पे खत्म हुआ, और ये 10,000 से स्टार्ट हुआ, 10,000 बीसी से। और ये कब तक चलता है? ये चलता है आपका 4,000 बीसी तक। बच्चों, अब इसमें लोगों ने क्या किया? इसमें लोगों ने थोड़ा और दिमाग लगाया। उन्होंने जो पत्थर का हथियार थे, ये नुकीले हथियार थे, इनको लकड़ी से बांधना स्टार्ट कर दिया। अब एक जैसे कुल्हाड़ी होती है, उस तरीके से इन्होंने उस हथियार को बना दिया। सर आपने यहाँ पे बच्चों क्या था? यहाँ पे जो आपका हथियार था वो नुकीला था। जब आप उसको शिकार करते थे तो वो हाथ में चुभ जाता था यहाँ पे। सर हाँ जी। सर आपने ना पहले तो टाइम पीरियड कुछ और बताया था। बच्चों, इसमें कितना टाइम पीरियड है बताइए? फर्स्ट जो है ना पूरा पाषाण है, उसके अंदर आपने पहले बताया था 1 लाख से लेके 50,000 तक। अच्छा बच्चों, मैंने यहाँ पहले 50,000 ही लिखा था। मैं आपको तब भी बोला था कि कुछ बुक में यहाँ 50,000 भी होगा, कुछ में 40 भी होगा। बट सर है ना, फिर मध्य पाषाण में आपने 50 से लेके 40 तक ही बताया था, और यहाँ पे तो इतना सारा गैप है। हाँ 50 से 40 तक। 50 से 40। यस सर। बच्चों, उसको वहां से फिर आप करेक्ट कीजिए। उस दिन में देखो, किसी भी एग्जाम में टाइम पीरियड नहीं पूछा जाएगा आपसे। अलग अलग बुक पढ़ोगे आप, अलग अलग बुक में अलग अलग सोर्स मिलेंगे आपको। इसको कीजिए कितना? 40,000 बीसी से 10,000 बीसी तक, और इसको कीजिए 10,000 बीसी से 4,000 बीसी तक। बच्चों, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी में कुछ और सोर्स मिलेंगे आपको, और अगर आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे वहां पे कुछ और टाइम पीरियड मिलेगा। ये आज तक फिक्स नहीं है। लिथिक में तो आपने ना 1 तो लाख। इसीलिए मैं आपको यहाँ पहले ही बोल देता कि भाई ये कुछ बुक में आपको 40,000 मिलेगा, कुछ में 50,000 भी मिलेगा। ये आपको 40,000 भी मिलेगा, और फिर ये 10,000 भी मिलेगा, और ये 10,000 से 4,000 मिलेगा। बच्चों, बात समझ में आ गई? तो जो भी एक थोड़ा बहुत करेक्शन होता है ना, क्योंकि
किसी भी एग्जाम में आपसे टाइम पीरियड नहीं पूछा, कोई भी एग्जाम हो। ये टाइम पीरियड हर एक राइटर ने अपने हिसाब से उसको निश्चित किया है। बच्चों बात समझ आ गई यहां तक? तो नियोलिथिक पीरियड का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 10,000, ये 10,000 इसको आप यहाँ ये इसको 50,000 ही कीजिए आप, इसको यहाँ पे 50,000 ही कीजिए और उसको कीजिए यहाँ पे आप 40,000 से 30,000 के बीच में, या फिर इसको आप 40,000 ही रहने दीजिए और इसको कीजिए 40,000 से 10,000, 10,000 BC। बच्चों आप फिर किसी और बुक को पढ़ोगे तो फिर कुछ और अलग हो सकता है, ये एकदम फिक्स नहीं है। पर जब मैंने पिछली क्लास में आपको ये बताया था तो मैं सोचता हूँ कि मैं पिछली क्लास वाले यहाँ फिर दोबारा बताऊं। तो बच्चों अब देखो, जो हमारा मेन पॉइंट है, कभी भी आपसे किसी भी एग्जाम में टाइम पीरियड नहीं पूछेगा, जो हमारा मेन पॉइंट है उस पे आइए। बच्चों अब यहाँ पे क्या था, मध्यकाल में जो नकुले हथियार थे उनसे शिकार करने जाते थे तो वो हाथ में छुप जाते थे यहाँ पे, तो उससे ना लोगों को परेशानी होती थी। अब यहाँ पे क्या होने लगा, उन्होंने जो ये हथियार है पत्थर के उनको लकड़ी में बांध दिया। अब मुझे बताइए शिकार करना आसान होगा कठिन होगा इससे? आसान होगा। इससे शिकार करना आसान होगा कठिन होगा? आसान। मेरे पास आवाज ही नहीं आ रही किसी की भी। आसान होगा। पर आसान। कन्नौर सेंटर पे बताइए आसान होगा कठिन होगा? सर आसान होगा। आसान होगा। आप जवाब देते रहिए, ऐसे एकदम मुझे पढ़ाने मजा नहीं आता जब तक जवाब ना मिले। जब बच्चों यहाँ पे आसान होगा तो अब देखिए एक बात और समझिए, यहाँ पे उनको 10 दिन का रेस्ट मिल रहा था, अब यहाँ पे क्या होने लगा, अब वो सिर्फ एक दिन शिकार करने के लिए जाते थे और पूरे 29 दिन रेस्ट करने लगे घर पे। क्यों? क्योंकि शिकार आसान हो गया। बच्चों जब शिकार आसान हो गया, एक दिन शिकार करने जाना है, 29 दिन बैठ के क्या करे, तो लोगों ने अब यहाँ से एग्रीकल्चर करनी स्टार्ट कर दी, यहाँ से कृषि को स्टार्ट कर दिया। खेती के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? नवपाषाण काल में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा पटवारी के एग्जाम में कि सबसे पहले खेती की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में। न्योलिथिक पीरियड में। क्यों हुई? क्योंकि वहां पे जो आपके हथियार थे उनको बहुत अच्छा बना दिया गया, उनमें लकड़ी को बांध दिया गया, उससे शिकार आसान हो गया और लोगों के पास समय बच गया, इसलिए लोगों ने खेती को करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जो आपको खेती के साक्ष्य मिलते हैं, एग्रीकल्चर के साक्ष्य मिलते हैं, नवपाषाण काल में मिलते हैं, यानी न्योलिथिक पीरियड में मिलते हैं। बच्चों इसी काल में पहिए का आविष्कार होने लगा। क्यों? लोगों के पास टाइम था, लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया, और जब लोगों ने सोचा कि भाई कैसे काम को आसान किया जाए तो उन्होंने पहिए का आविष्कार कर दिया। पहियों को इंग्लिश में बोलते हैं व्हील। बच्चों फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, सामाजिक स्थिति यानी सोशल स्टेटस, स्त्रियों की कैसी स्थिति होगी अब मध्यपाषाण काल की तुलना में? और थोड़ी गिरने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब तो 29 दिन पुरुष वर्ग घर पे रहने लगा है। बच्चों जाति व्यवस्था होगी या नहीं होगी? होगी। जाति व्यवस्था अब भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि भाई 29 दिन घर रहने के बाद एक दिन शिकार करने जाना है, और जिस दिन शिकार करने जाएंगे उस दिन सबको एक साथ रहना होगा, इसीलिए जाति व्यवस्था इस काल में भी नहीं थी। आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक अब किसके ऊपर निर्भर रहने लगा? इकोनॉमिक अब निर्भर रहने लगा एग्रीकल्चर पे भी और शिकार पे भी, दोनों के ऊपर। तीसरा, धार्मिक स्थिति कैसी थी? अब भी लोग धर्म के बारे में सोचना शुरू किया, लोगों ने धर्म के बारे में, पर अभी भी उस स्तर पे सोचना स्टार्ट नहीं किया जिससे हम कह सके कि भाई इसमें धर्म का विकास हो गया होगा। लोग क्या करते थे, लोगों को जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता था, जैसे सूरज क्या है, लोगों को आंसर नहीं मिला तो लोगों ने उसको भगवान मान लिया। प्रकृति कैसे उत्पन्न होती है, प्रकृति पेड़ पौधे कैसे उत्पन्न होते हैं, लोगों को आंसर नहीं मिला तो लोगों ने प्रकृति को ही भगवान मान लिया। तो इस काल में क्या हुआ, नेचर जिस क्वेश्चन का आंसर लोग नहीं ढूंढ पाए उसको उन्होंने भगवान मान लिया। ठीक है बच्चों राजनीतिक स्थिति, पॉलिटिकल स्टेटस अब भी बराबर है। क्यों? क्योंकि एक दिन शिकार के लिए जाना है, सबको बराबर रहना है। सांस्कृतिक, हाँ अब यहां से पहली बार जो आपके कल्चरल है आपको और साक्ष्य मिलने लगेंगे वहां से। भीमबेटका की गुफा, वैसे तो ये मध्यपाषाण काल में आ गई थी, बागोर की गुफा
ये मध्यपाषाण काल में ही आ गई थी, पर इस पे जो चित्र मिले हैं, जो साक्ष्य भी मिले हैं, उसमें नवपाषाण काल के भी चित्र हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले आर्ट का विकास कब हुआ था, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट कब स्टार्ट हुआ था मध्यपाषाण काल में, बच्चों बात समझ में आ गई। अब पूरा आपका पाषाण काल यानी आपका जो लिथिक पीरियड है, स्टार्ट कहां से होता है, पूरा पाषाण काल से, खत्म कहां होता है, नवपाषाण काल पे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, क्योंकि इसके बाद फिर अगला पीरियड स्टार्ट होने वाला है कन्नौर सेंटर पे। हाँ सर। कन्नौर सेंटर पे किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं है सर। एलबीएस सेंटर पे, एलबीएस सेंटर पे भी किसी को नहीं है कोई डाउट। चित्तौड़गढ़ सेंटर पे किसी को डाउट नहीं है। तो बच्चों देखो, आप लोग क्या करते हो जब हिस्ट्री को पढ़ते हो, आप अशोक के 10 क्वालिटी पढ़ लोगे, चंद्रगुप्त मौर्य के 10 क्वालिटी पढ़ लोगे, फिर 10 दिन बाद उनको भूल जाओगे। जबकि पूरी हिस्ट्री, आपकी पूरी हिस्ट्री एक पीरियड, एक एज, एक काल दूसरे काल के ऊपर निर्भर है। कैसे निर्भर है? अरे भाई यहाँ पे पूरा पाषाण काल में जाति व्यवस्था क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी क्योंकि भाई बड़े बड़े पत्थर थे, उनसे शिकार करने में टाइम लगता था, लोगों को एक साथ रहना था, इसलिए नहीं थी। इसी में आगे चित्रकला का विकास क्यों हुआ, यहाँ क्यों नहीं हुआ? भाई इसमें चित्रकला का, आर्ट का विकास इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो हथियार थे नुकीले बनने लगे, तो लोगों के पास समय रहने लगा। जब लोगों के पास समय रहने लगा तो लोग चित्रकला का आविष्कार करने लगे। फिर क्वेश्चन आता है कि सर इसी काल में आके खेती क्यों स्टार्ट हुई, इससे पहले खेती क्यों नहीं स्टार्ट हुई? भाई इस काल में आके खेती इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि उन्होंने लकड़ी में उसको बांध दिया, हथियार को, उससे शिकार करना बहुत आसान हो गया। अब जो शिकार करने में 30 दिन का टाइम ले रहे थे, वो शिकार एक दिन में हो जा रहा है, तो 29 दिन बैठ के करे क्या, 29 दिन बैठ के फिर खेती करने लगे, इस कारण यहाँ खेती का विकास हो गया। सर सर ये तो आनंद आप भैया कुछ पूछे आपसे। क्या सर बच्चे? सर ये भीमबेटकर, उसके बाद ये क्या है, खाम्बर है, गुफा क्या है? बागोर है, बागोर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है ये बागोर गुफा। क्वेश्चन पूछा है कि बागोर गुफा किस काल की है, पटवारी के एग्जाम में पूछा है, 2014 के आसपास का क्वेश्चन है, तो वो मध्यपाषाण काल की है। अब मुझे बताइए कितने बच्चों को अब तक बातें समझ में आ रही है, हाथ खड़ा कीजिए। कानून में सबको समझ आ गया, और एलबीएस सेंटर पे सबको आ गया सर। सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है बच्चों। बच्चों टाइम पीरियड को लेके आप लोग कंफ्यूज मत होना। बच्चों इसके बाद जो आपका टाइम स्टार्ट होता है नवपाषाण काल के बाद में, नवपाषाण काल 10,000 पे खत्म हो जाता है। डेमो क्लास में ये चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए कुछ बच्चे आज बोरिंग फील कर रहे होंगे। यस सर। बच्चों इसके बाद आपका जो पीरियड स्टार्ट होता है वो होता है ताम्रपाषाण काल। इसका टाइम पीरियड मैंने लिखवाया होगा 10,000 बीसी से 3500 बीसी, क्या यही लिखवाया है क्या? सर ये 3500 से 2500 ईसा पूर्व लिखा रखा आपने। 3500 से 2500 ईसा पूर्व, हाँ सर। नवपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल। चलिए इसको फिर 3500 2500 ही कर लीजिए आप लोग। यस सर। और आपका नवपाषाण काल हमने कब से कब लिखा है? 10,000 से 3500 बीसी। नहीं सर, वो तो ऋग्वेदिक पीरियड लिखवाया है। अरे नहीं भैया, नवपाषाण काल अभी नियोलिथिक। ये हमने 10,000 बीसी से लिखा हुआ ना, 3500 बीसी। क्या ये लिखा गया अभी? तो 40,000 40,000 से 10,000। 40,000 से 10,000, तो इसको आप कीजिए क्या, 10,000 से लेके बीसी से लेके 3500 बीसी तक।
बच्चों देखो, अगर ताम्र पाषाण काल की बात करें ना, तो इसका कोई मतलब ये नहीं है कि भाई अगर ये 3500 पे आके एकदम खत्म हो गया था। इसके आपको कभी कभी जैसे आपका लंगनाज है, लंगनाज आपका इसमें है उत्तर प्रदेश में, तो वो ताम्र पाषाण कालिक है, पर वो 1000 बीसी में आया था। तो 1000 बीसी तक भी ताम्र पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। तो टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, हर एक राइटर की अलग अलग टाइम पीरियड है। तो इसको सर लेके कभी एग्जाम भी में क्वेश्चन टाइम नहीं आएंगे, पीरियड क्योंकि ये चीजें फिक्स नहीं है, तो क्वेश्चन तो कभी आएंगे नहीं। सर एग्जाम में टाइम पीरियड पूछते हैं क्या? नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे? टाइम पीरियड नहीं पूछेंगे। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीजें टर्मिनोलॉजी याद रहे। ओके। तो बच्चों ताम्र पाषाण काल, इसका टाइम स्टार्ट होता है, इसका टाइम 3500 पे आगे खत्म हो जाता है। तो ताम्र पाषाण काल, जैसे कि आपने बताया, इसमें ताम्र है यानी तांबा। तांबा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉपर। तो इसको कॉपर पीरियड भी बोल देते हैं, कॉपर एज भी इसको बोल देते हैं। तो बच्चों अब मुझे बताइए, इसको कॉपर एज इसलिए क्यों बोलते हैं? इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब जो आपके वेपन्स बनने लगे, जो आपके हथियार बनने लगे, वो किसके बनने लगे? वो बनने लगे अब तांबा के। अब मुझे एक बात बताइए कि जब हथियार तांबे के बनने लगे, तो अब खेती करना आसान होगा या कठिन होगा? खेती आसान होगा, खेती करना आसान खेती होगा। करना आसान हो जाएगा। तो बच्चों नवपाषाण काल में खेती की जा रही थी पत्थर से, अब यहाँ खेती की जाएगी किससे? तांबे के हथियारों से। तो खेती Yes, करना sir. आसान हो जाएगा। जब खेती करना आसान हो जाएगा, तो उससे अगर पहले अनाज का उत्पादन 5 केजी हो रहा था, तो अब अनाज का उत्पादन जब हथियार होने लगा तांबे का, तो 10 केजी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यस सर। उत्पादन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस सर। तो जब उत्पादन बढ़ने लगा, तो उसको बोला गया क्या? अधिशेष, यानी सरप्लस। बच्चों अब मुझे जरूरत है 5 केजी की मेरे परिवार को, और मैं उत्पन्न कर रहा हूँ 10 केजी। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये मेरे पास एक्स्ट्रा 5 केजी है, इसको जाके मैं मार्केट में बेच के आता हूँ। 5 केजी को मार्केट में मैं बेचने लगा। अब जब मार्केट में मैं इसको बेचने लगा, तो ऐसे ही हजारों लोग आगे मार्केट में चीजों को बेचने लगे। और जब वो चीजें मार्केट में आगे बेचने लगे, तो यहाँ से एक नगरीकृत सभ्यता का विकास हुआ, अर्बनाइजेशन, सभ्यता का विकास हुआ, जिसको क्या बोला गया? इस सभ्यता को ही बोला गया हड़प्पा सभ्यता। और इस हड़प्पा सभ्यता का विकास कब होता है? ताम्र पाषाण काल के बाद हड़प्पा सभ्यता आती है। और इसका विकास माना जाता है आपका 3500 से लेके, वैसे तो 2500 है इसका, 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक हड़प्पा सभ्यता का विकास माना जाता है, जो कैसी थी? नगरीकृत थी, अर्बनाइज्ड थी। अब बच्चों देखो, सब चीजें एक क्रोनोलॉजी में है। हाँ, चित्तौड़गढ़ में बताइए क्या बात हुई है, क्या डाउट है आप लोगों को? नहीं सर, कुछ नहीं। चित्तौड़गढ़ सेंटर पे किसी को डाउट नहीं है? नो सर। तो बच्चों क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अब 5 केजी जो सरप्लस आपका आने लगा, वो कहाँ जाने लगा? एक एरिया में जाने लगा। और जब ये एरिया विकसित हो गया, तो इसको बोला गया नगरीकृत, अर्बनाइजेशन। और यहीं से एक सभ्यता का विकास होता है, जिसको बोला गया हड़प्पा सभ्यता। अब इसको हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि जब ये सभ्यता खत्म हो जाती है 1500 बीसी के बाद, फिर अब 1957 में तो इसकी खुदाई करनी स्टार्ट की। और खुदाई में जो पहला आपकी साइट मिली है, वो हड़प्पा थी, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो बच्चों देखो, अब सारी चीजें एक काल से दूसरे काल के ऊपर निर्भर है। हड़प्पा सभ्यता का विकास क्यों हुआ? क्योंकि अब यहाँ पे हथियार तांबे के आने लगे। उससे क्या होने लगा? उससे फसल में उत्पादन ज्यादा होने लगा। जहां आपका फसल का उत्पादन 5 केजी था, अब वो 10 केजी होने लगा, सरप्लस होने लगा। सरप्लस जब होने लगा, तो फिर उसको एक नगर में बेचे जाने लगा। और नगर में जब बेचे जाने लगा, तो फिर वहां से एक नगरीकृत सभ्यता का विकास हुआ, जिसको बोला गया हड़प्पा सभ्यता। यहां तक बताइए, किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर।
बच्चों समझ आ रहा है ना आप लोगों को? एलबीएस सेंटर पे नो सर। जिनको समझ नहीं आ रहा माइक उनको दीजिए, क्योंकि मैं यस सुनना नहीं चाहता। सर कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया है। समझ में आ गया है? कन्नौर सेंटर पे। यस सर, आ गया। तो फिर आप लोग एक्टिव होके बैठिए, ऐसे मत बैठिए कि पता नहीं आज क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। अरे हिस्ट्री पढ़ रहे हो भाई, ये आप लोगों की हिस्ट्री है, मैं घर से नहीं बनाया हूं। तो बच्चों अब आप हड़प्पा सभ्यता पे आते हो। मैं मानता हूं आपकी दूसरी क्लास है, मैं इन लोगों से गुजारिश करूंगा कि हिस्ट्री क्लास सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी क्लास में बच्चे एकदम वैसे ही बोर हो जाते हैं मॉर्निंग में। और उनको फिर हिस्ट्री में इंटरेस्ट जगाना बहुत बड़ी बात होती है। तो बच्चों आप फिर वहां पे विकास होता है हड़प्पा सभ्यता का। ये हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट कब हुई थी? 2500 बीसी से लेके 1500 बीसी तक। अब भी हम ईस्वी पे नहीं आए हैं, अब भी हम पहले चल रहे हैं। तो बच्चों इसमें हड़प्पा सभ्यता में क्या होता है, इसमें 4-5 साइट है, यानी 4-5 स्थल है, जैसे मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगन, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे है? गुजरात में। तो ये 4-5 साइट है, इनकी खुदाई हुई तब हमें पता लगा कि भाई हमारी जो सभ्यता थी बहुत विकसित थी। बच्चों फिर क्या सर हुआ? दिखाई नहीं दे रहा है। सर सर ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, नेट की प्रॉब्लम हो रही है, आप बोल दो हम लिख लेंगे। बच्चों ये हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो है, राखीगढ़ी है, फिर ये कालीबंगन है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं नोट्स भिजवाऊंगा आप लोगों के पास में। मेरा यहाँ पर्पस सिर्फ यही है कि भाई आप लोगों को समझ में आ जाए कि भाई ये क्रोनोलॉजी कैसे चल रही है, ये ऑर्डर कैसे चल रहा है, ये चीज समझ में आ जाए बस आप लोगों की। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि हिस्ट्री को लोग रटे नहीं, उसको समझे। जैसे लोग मैथ को समझते हैं, जैसे लोग रीजनिंग को समझते हैं, ऐसे हिस्ट्री को समझिए कि कैसे आपकी हिस्ट्री में परिवर्तन आते जा रहे हैं। पूरा पाषाण काल से कैसे आप हड़प्पा सभ्यता पहुंच गए और कैसे आप आधुनिक भारत पे पहुंच जाओगे। इस ऑर्डर को मैं बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। बच्चों जो हड़प्पा सभ्यता है, ये इसका जो विकास हुआ था, अगर आप भारत का मैप देखो, ये यहां दिखाई दे रहा है सभी को? जो ये भारत का मैप है इधर, तो आपका हड़प्पा सभ्यता का विकास यहाँ पे होता है, इस एरिया में। और यहाँ पे आपकी 5 नदियां, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये 7 रिवर यहाँ पे थी, 7 रिवर। इनके कारण यहाँ पे विकास हुआ है सभ्यता का। तो ऐसा माना जाता है कि 1500 साल पहले, 1500 बीसी पहले सिंधु सभ्यता में इतना पानी आ गया कि वहां पे बाढ़ की स्थिति आ गई। जब बाढ़ की स्थिति आ गई तो जितनी भी सभ्यता थी, पूरी जितनी भी ये साइट थी, सब पानी के नीचे दब गई और हमारी जो सभ्यता थी वो खत्म हो गई। कब? 1500 साल पहले। तो हड़प्पा सभ्यता पूरी बाढ़ के कारण खत्म हो गई। तो बच्चों फिर इसके बाद जितने भी यहाँ पे लोग बसे थे हड़प्पा सभ्यता में, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल इसकी ओर चलना शुरू कर दिया और यहाँ पे फिर नगरों को बसाना स्टार्ट किया। और यहीं से फिर आपका एक अगला पीरियड स्टार्ट होता है जिसको बोला गया ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक एज। इसका टाइम पीरियड कब है? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक। बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें पहली बार आके आयरन यानी लोहे की खोज की गई। पहली बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा है पटवारी के एग्जाम में कि पहली बार लोहे के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ द आयरन किस काल में मिलते हैं? वो मिलते कहाँ हैं? ऋग्वैदिक काल में। अब बच्चों मुझे एक बात बताइए,
अब से पहले आपका क्या था, ताम्रपाषाण काल था, वहां पे तांबे के आपके विपन्स बने हुए थे, हथियार बने हुए थे। अब यहाँ हथियार बनने लगे लोहे के। अब खेती करना ज्यादा आसान होगा या कठिन होगा? आसान। अब खेती करना ज्यादा आसान हो गया, और जब यहाँ खेती करना बहुत आसान हो गया तो बच्चों अब क्या होने लगा, यहाँ से जो अधिशेष, जो सरप्लस अब तक 5 kg था, वो कितना होने लगा, 20 kg, 40 kg, यानी अधिशेष ज्यादा होने लगा। अब जब बच्चों अधिशेष ज्यादा होने लगा तो यहाँ पे समाज 2 भागों में बट गया। एक गरीब वर्ग, दूसरा अमीर। अमीर वर्ग। यहाँ से समाज 2 भागों में बट गया। अमीर वर्ग कौन था, जिसके पास अधिशेष ज्यादा था। गरीब वर्ग कौन था, जिसके पास अधिशेष कम था। कम था। तो बच्चों अब यहाँ पे आप देखोगे कि भाई यहाँ से अब समाज बटना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो निर्भरता थी शिकार के ऊपर खत्म हो गई, किसके ऊपर रह गई, कृषि के ऊपर रह गई। तो लोगों को अब इस बात की चिंता नहीं है कि भाई उन्हें शिकार करने जाना तो एकजुट रहना है। लोगों को इस बात की चिंता है कि भाई मेरे पास तो ज्यादा धन है, ये जो गरीब है मेरे धन को छीन लेगा। अब लोगों को धन छुपाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, लोगों के अंदर मतभेद होने स्टार्ट हो गए, और जब मतभेद होने स्टार्ट हो जाते हैं तो एक बंटना स्टार्ट हो जाता है। वहीं से ही ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले आप जाति व्यवस्था को देखोगे। मेरा फिर सबसे पहला क्वेश्चन ऋग्वैदिक काल को लेके, सामाजिक स्थिति, स्त्रियों की दिशा कैसी होगी, नीचे गिरने लगेगी। अब जाति व्यवस्था कैसी होगी, जाति व्यवस्था में बटना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गरीब वर्ग है, ये अमीर वर्ग है। अब यहां से एक जो डिवाइड है वो होना स्टार्ट हो गया लोगों के बीच में। बच्चों धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति देखो बच्चों। अब बच्चों ये भारत है, यहाँ पे ज्यादा अच्छा नहीं बना मुझसे, पर समझाने के लिए काफी है बच्चों। क्योंकि यहाँ पे पूरी सभ्यता समाप्त हो गई थी बाढ़ के कारण, तो लोगों ने इस ओर चलना स्टार्ट किया, इस ओर चलना स्टार्ट किया। क्योंकि बच्चों आपको पता होगा यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। ये जो राजस्थान का एरिया है यहाँ बारिश कम होती है। बारिश इसलिए कम होती है क्योंकि जो बंगाली खाड़ी से मानसून आते हैं वो ज्यादा बारिश इस एरिया में करते हैं, इसमें कम करते हैं। तो प्राचीन भारत में क्या था कि यहाँ पे जंगल बहुत ज्यादा थे, जंगल बहुत ज्यादा थे यहाँ पे। अब लोग जब उसको हाथों से काटते थे उनको कई साल लग जाते थे। तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, लोगों ने इन जंगलों में आग लगा दी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो बाढ़ थी और यहाँ पे अपना इस एरिया में खेती कर लेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे, तो यहाँ पे जंगलों में आग लगा दी। तो बच्चों इससे क्या हुआ, इसे जब आग लगा दी गई तो 1-2 आदमी आग की चपेट में आ गए। आग की चपेट में आने से अब लोगों के अंदर डर बैठ गया, पता नहीं आ रही तो क्या हो गया, आग में आगे जल गए लोग। तो फिर वो एक वर्ग के पास में गई, वो वर्ग था पुरोहित वर्ग। तो पुरोहित वर्ग के पास में जब वो गए तो बोले सर ये हमारे कुछ आदमी आग में जल के मर गए। तो पुरोहित वर्ग भी बहुत इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था। उसने बोला कि भाई आपके जो अग्नि देवता है वो नाराज हो गए आपसे। तो गरीब किसान बोला कि सर फिर क्या करें अब? बोले करना कुछ नहीं है, आप उनको प्रसन्न कीजिए। बोले सर वही तो पूछ रहे हैं, प्रसन्न कैसे करें उनको? बोले कुछ नहीं करना, यज्ञ कराइए। बोले यज्ञ कौन करेगा? बोला पुरोहित वर्ग बोला यज्ञ हम करेंगे। बोला फिर सर आप फ्री में थोड़े करोगे? बोला नहीं फ्री में नहीं करेंगे, उसके लिए आपको हमें कुछ दान देना पड़ेगा। तो यहाँ बच्चों कहने का मतलब क्या है, यहाँ सबसे पहले जो कर्मकांड स्टार्ट होते हैं वो कर्मकांड कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो ऋग्वैदिक काल से स्टार्ट होते हैं। कर्मकांड में आपका यज्ञ, ये सब आपके कर्मकांड स्टार्ट कहाँ से होते हैं? ऋग्वैदिक काल से होते हैं। यहाँ पे प्रमुख देवता कौन होता है? यहाँ पे प्रमुख देवता आपका वैसे तो इंद्र है, पर माध्यम क्या है? अग्नि। क्योंकि अगर भगवान को खुश करना है तो आपको यज्ञ करना होगा, और यज्ञ में आपको किसकी आहुति देनी होगी? अग्नि को आहुति देनी होगी। तो क्वेश्चन पूछा पटवारी के एग्जाम में कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। और यह भी पूछा है कि मध्यस्थ की भूमिका कौन निभाता था? अग्नि। ये पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो बच्चों अब यहां से क्या हुआ, अब यहां से अमीर वर्ग और गरीब वर्ग में बढ़ गया। क्यों? क्योंकि सरप्लस ज्यादा किसके पास था? अमीर वर्ग के पास था। तो अमीर वर्ग अब सोचने लगा भाई क्या करूं जिससे मेरा धन बच जाए। अब फिर
वो फिर गया किसके पास में, जैसे आज के समय में कोई भी बीमार हो जाए वो डॉक्टर के पास में जाता है। उस टाइम पे डॉक्टर एक ही था, और वो डॉक्टर कौन था? पुरोहित वर्ग। अब फिर ये जो अमीर वर्ग था पुरोहित वर्ग के पास में गया, बोला सर ऐसे ऐसे बात है, मेरे पास धन बहुत है और वो जो सामने वाला है वो गरीब है, उसकी नजर मेरे धन के ऊपर है, मैं क्या करूं? तो पुरोहित वर्ग ने दिमाग लगाया, उसने बोला भाई एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। बोला सर व्यवस्था कैसे बनेगी? बोला व्यवस्था ऐसे बनेगी कि तुम लोग अपने आप में जो सबसे अमीर है उसको अपना राजा नियुक्त कर दो, और उस राजा का काम क्या होगा? व्यवस्था बनाने का होगा। अब अमीर वर्ग को ये बात समझ में आई कि हाँ भाई व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी, तो वो अमीर वर्ग में जो सबसे अमीर था उसको क्या कर दिया गया? उसको राजा बना दिया गया, किंग बना दिया गया। और ये राजा को, इस गांव का ये राजा है, दूसरे गांव में उसको कोई जानता नहीं था, तीसरे गांव में उसको कोई नहीं जानता। तो अब अमीर वर्ग फिर चिंतित हो गया, वो चिंतित हो गया कि भाई देखो मुझे तो इस गांव के लोग जानते हैं, ये तो मेरी बात मान नहीं रहे, ना ये बात मेरी मान रहे हैं। तो पुरोहित वर्ग ने बोला सर मेरे पास एक और रास्ता है। बोला क्या रास्ता है? बोला मैं आपके जो राजा की वैल्यू है इसको मान्यता दिला सकता हूँ। तो पुरोहित वर्ग, इसने अमीर वर्ग ने बोला तो करा जल्दी भाई। बोला सर इसके लिए मुझे फिर आपको दान देना पड़ेगा। बोला हाँ दान जरूर देंगे। तो फिर अमीर वर्ग, इसने पुरोहित वर्ग ने क्या किया, जैसे ये राजा इस गांव से इस गांव में जा रहा है तो इसको रथ के ऊपर बैठा दिया और सामने अपने आप चल दिया पुरोहित वर्ग। और जैसे ही पुरोहित वर्ग जाता, राजा एकदम आलीशान रथ के ऊपर बैठा है, तो किसान आदमी देखा, बोले भाई ये कौन, रथ पे कौन बैठ के आ रहा है? तो पुरोहित वर्ग आराम से जाके बोला, उसको कोहनी मारता हुआ बोला तू उसको नहीं जानता? बोला नहीं जानता मैं। अरे बोले ये राजा है। बोले राजा कौन बना है भाई? बोला राजा है ये, अग्नि देवता ने भेजा है, अगर इनका तिरस्कार करेंगे तो नष्ट कर देंगे तुझे। अब किसान आदमी बेचारा, वो अनपढ़ आदमी, डर गया वो। बोला तो फिर मैं क्या करूं? बोला कुछ नहीं करना, पैरों में लेट जा इनके। अब किसान आदमी बेचारा पैरों में लेट गया। तो जहां जहां ये राजा वर्ग गया उसके आगे आगे पुरोहित वर्ग चलता गया, और पुरोहित वर्ग जहां जहां गया वहां राजा को मान्यता मिलनी स्टार्ट हो गई। इस काल में आके सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में राजा की अवधारणा स्पष्ट होने लगी। पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि राजा की अवधारणा किस काल में स्पष्ट होने लगी? ऋग्वैदिक काल में। स्पष्ट कौन करवाता है? पुरोहित वर्ग। अब यहां से समाज बंटना स्टार्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में समाज 3 भागों में बंटा जाता है बच्चों, 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से थे? पहले में अक्षत्रिय वर्ग जिसको राजा वर्ग बोला गया, दूसरा आपका पुरोहित वर्ग, और तीसरा आपका जो था उसमें व्यापारी वर्ग था। पर ऋग्वैदिक काल के आखिरी समय में यानी 1000 ईस्वी के पूर्व के पहले वहां पे ये व्यापारी वर्ग भी 2 भागों में बट गया। कौन सा? वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग। तो ऋग्वैदिक काल में ये समाज 4 भागों में बट गया ऋग्वैदिक काल में। बच्चों पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि ऋग्वैदिक काल में जो आपका वर्ग था किसके ऊपर निर्भर था? जाति के ऊपर निर्भर था, या फिर ट्रेड के ऊपर निर्भर था, या फिर उनके प्रोफेशन के ऊपर निर्भर था, यानी व्यवसाय के ऊपर निर्भर था? ऋग्वैदिक काल में क्या था बच्चों? अगर कोई शूद्र वर्ग है, इसने ज्यादा मेहनत कर ली और उसके पास धन आ गया तो वो अक्षत्रिय वर्ग में परिवर्तित हो सकता था। और अगर कोई अक्षत्रिय वर्ग है और उसके पास धन संपत्ति सब खत्म हो गई तो उसको शूद्र वर्ग में ट्रांसफर कर दिया जाता था। तो इस जो आज की जाति व्यवस्था है वो ऋग्वैदिक काल में नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में जाति व्यवस्था आपके धन के ऊपर निर्भर थी। अगर आपके पास ज्यादा धन है तो आप क्षत्रिय वर्ग में हो, और अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शूद्र वर्ग में हो। तो बच्चों फिर मेरा वही क्वेश्चन वापिस, ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति कैसी होगी? स्त्रियों की गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों इधर ध्यान दो, ये सब चीजें लिखवाऊंगा मैं, जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका आंसर दीजिए मुझे बस। ऋग्वैदिक काल में सामाजिक स्थिति स्त्रियों की कैसी होगी? गिरेगी या बढ़ेगी? गिरेगी सर। क्या जाति व्यवस्था होगी? जी सर। कास्ट सिस्टम ऋग्वैदिक काल में होगा नहीं होगा? होगा। होगा सर। कन्नौर वालों अब देखो होगा। इतना भी लालची मत बनो, थोड़ा सा एनर्जी लगाओ, जवाब दो, ऐसा मत करो। हाँ सर। जाति व्यवस्था होगी नहीं होगी? होगी। होगी। आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमिक किसके ऊपर डिपेंड है? कृषि ऊपर। खेती। एग्रीकल्चर, वेरी गुड। धार्मिक स्थिति भगवान है या नहीं है? है। भगवान है, वेरी गुड।
राजनीतिक स्थिति, राजा है नहीं है? है सर। है सांस्कृतिक स्थिति, है क्योंकि चित्रकला तो कभी स्टार्ट हो गई थी मध्यपाषाण काल में, उसके बाद हमेशा चित्रकला स्टार्ट रही, जी तो सर। सांस्कृतिक स्थिति भी अभी बनी हुई है। तो बच्चों पूरी हिस्ट्री डिपेंड कहाँ है? एक काल दूसरे काल के ऊपर निर्भर है। अब मुझे बताइए, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं सर। किसी को कोई नहीं डाउट है। नहीं है। बिल्कुल इसके नहीं। बच्चों इसके आगे चलते हैं। इसके आगे आपका आएगा कौन सा? उत्तर वैदिक काल, यानी पोस्ट वैदिक पीरियड। इसको साफ कर दो बच्चों। जी सर। सर जी सर। कुछ बच्चे तो ये नाम आज पहली बार सुन रहे होंगे, उनको तो ऐसा लग रहा होगा ये भी हिस्ट्री में है क्या? आज तक तो हम अकबर ही पढ़े थे, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, ये कहां से ऋग्वेदिक वेद उठा दिए? बच्चों इसके बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है आपका उत्तर वैदिक काल। पोस्ट वैदिक पीरियड। बच्चों पोस्ट वैदिक पीरियड ये स्टार्ट कब से होता है? 1000 बीसी से 600 बीसी तक। 1000 तक कौन था? ऋग्वेदिक। अब 1000 के बाद स्टार्ट क्या होता है? उत्तर वैदिक काल। बच्चों इसमें क्या था? इसमें क्या होने लगा? क्योंकि पहले सबसे पहले था कुल, यानी फैमिली, उसके ऊपर विलेज यानी गांव, उसके ऊपर था क्या आपका? विस, इसको इंग्लिश में तहसील, और उसके ऊपर क्या था आपका? जन, और इंग्लिश में इसको भी बोला क्या गया है? जन ही बोला गया है। ये अवधारणा थी। और जन के ऊपर सबसे ऊपर था महाजनपद, महाजनपद। और यहाँ पे आपका राजा, ये नियंत्रण किसके अंडर था? किंग के अंडर था, राजा के अंडर में था। ये पूरी एक हायरार्की थी, पूरा एक क्रम था राजा का, राजा अधिकार करने का। जैसे सबसे पहले क्या हुआ? एक परिवार है, कुल है, उसको मिला के 10 कुल को मिला के एक गांव बना। गांव के ऊपर एक अधिकारी होता था, जिसको बोला क्या जाता था? चौधरी उसको बोला जाता था। फिर उसके ऊपर एक अधिकारी था, इसको तहसील, जो हम तहसील बोलते हैं ना, 10-20 गांव को मिला के एक तहसील बनाई जाती थी, जिसको बोला जाता विस, और इसके अधिकारी को बोला जाता था विस्पति। फिर 20 विस को मिला के एक जन, और इसके अधिकारी को बोला जाता था राष्ट्रिक। और सबसे ऊपर कौन था? किंग। जैसे आज की सरकार है, सबसे ऊपर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद फिर कौन होता है स्टेट में? चीफ मिनिस्टर। फिर उसके बाद कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में कौन होता है? डीएम। डीएम के बाद कौन होता है? तहसील। तहसील में कौन होता है? एसडीएम। फिर उसके नीचे कौन होता है? ब्लॉक। ब्लॉक में कौन होता है? बीडीओ। और बीडीओ से नीचे कौन होता है? गांव। और गांव में कौन होता है? पटवारी। तो सरपंच जो होता है। आज की पूरी हायरार्की है, महाजनपद काल में वही हायरार्की थी, वही उत्तर वैदिक काल में था। समझ आ गया बच्चों? बच्चों अब यहां आने के बाद समस्याएं गंभीर होती गई, क्योंकि आपको भी पता है अब समाज कितने भागों में बट गया था? समाज बट गया था 4 भागों में। वैसे तो समाज 2 भागों में था, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। और व्यवसाय के आधार पर 4 वर्गों में था, क्षत्रिय, पुरोहित, वैश्य, और ये 4th आपका क्या था? शूद्र। बच्चों इस काल में आने के बाद ना, ये जो गरीब वर्ग था ये बहुत परेशान हो गया। परेशान इसलिए होगा कि भाई इसके लिए खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं। तो ये चिंतित हो चुका। इसके मन में आने लगा यार मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, मुझे जीना ही नहीं है यहाँ पे। तो उस टाइम पे अपने एक महान ज्ञानी महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, जिनको गौतम बुद्ध कहा जाता था। गौतम बुद्ध 29 साल की अवस्था में उन्होंने घर त्याग दिया और सन्यास को धारण कर लिया। अब जो ये गरीब वर्ग है ये महात्मा बुद्ध के पास में गया,
बोला सर मैं बहुत चिंतित हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध ने बोला क्यों भाई? बोला मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और पहनने के लिए कुछ नहीं है, देखो ये दूसरा वर्ग, अमीर वर्ग मजे में रहता है, ठाट बाट में रहता है। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि बच्चे ये तेरे पुराने जन्म का कर्म है। अब गरीब वर्ग टेंशन में आ गया, बोला पुराना जन्म? बोला हाँ ये तेरे पहले जन्म का कर्म है। बोला पहले जन्म? इससे पहले जन्म भी था क्या मेरा? बोला हाँ इससे पहले भी आपका एक जन्म था। बोला अच्छा। बोला सर फिर क्या? बोला उस जन्म में तूने बहुत बुरे काम किए थे, इस कारण तू गरीब बना, और इसने बहुत अच्छे काम किए थे इसलिए अमीर बना। बोले पर तू टेंशन मत ले, इस जन्म में तू अच्छे काम कर रहा है इसलिए तू अगले जन्म में अमीर बनेगा, और जो ये अमीर वर्ग है ना, ये अगले जन्म में देखना कोई कीड़ा मकोड़ा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बुरा काम कर रहा है जन्म में। तो गरीब वर्ग अंदर ही अंदर खुश हुआ इस अमीर वर्ग को देख के। बोला बच्चे ले ले मजे, इस बार तो अगले जन्म में जब तू कीड़ा बनेगा ना, तुझे मैं अपने पैर के नीचे मसल मसल के मारूंगा। तो बच्चों इससे यहाँ से क्या अवधारणा स्टार्ट हुई? इस इस काल में, इसको बुद्ध काल भी बोलते हैं, उत्तर वैदिक काल को। इस काल में क्या अवधारणा स्टार्ट हुई? पुनर्जन्म की अवधारणा स्टार्ट हुई। क्वेश्चन पूछा है पटवारी के एग्जाम में कि पुनर्जन्म की अवधारणा किस काल में स्टार्ट हुई? इस काल में स्टार्ट हुई। जो आप लोग बोलते हो ना कि ये हमारे पुराने जन्मों का क्रम है, आपको पता होना चाहिए वो कब से स्टार्ट हुआ। जो आपकी आज की दैनिक जीवन है वो कहाँ सब है? वो सब इतिहास में तो है, वो सब इतिहास में है बच्चों। यहाँ पे पुनर्जन्म की अवधारणा स्टार्ट कहां से हुई? बुद्ध काल से स्टार्ट हुई। क्यों हुई बुद्ध काल से? इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, पूरा समाज दो वर्गों में बट गया। तो इस कारण गरीब वर्ग चिंतित हो चुका था, वो भगवान के पास गया, गौतम बुद्ध के पास में गया, उन्होंने ये बात बोली। समाज दो भागों में क्यों बटा? समाज दो भागों में इसलिए बटा क्योंकि लोहे का आविष्कार हुआ। लोहे के आविष्कार से क्या हुआ कि उत्पादन ज्यादा होने लगा। लोहे का आविष्कार कब हुआ? लोहे का आविष्कार ताम्रपाषाण काल के बाद में हुआ। ताम्रपाषाण काल से पहले क्या था? ताम्रपाषाण काल से पहले नवपाषाण काल था, नवपाषाण काल से पहले मध्यपाषाण काल था, पूरा पाषाण काल था। तो बच्चों पूरा इतिहास एक ऑर्डर में है, इसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। जब मैं इस क्लास में पढ़ाने आया, मेरा कुछ और पढ़ाने का मन था, मुझे बोला गया कि आपको इतिहास पढ़ाना है। मैंने बोला ठीक है इतिहास पढ़ा देंगे, और इतिहास में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये मैं इतिहास क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मुझे हर एक चीज, कोई भी चीज मैंने रटी नहीं है, सब चीज ऑर्डर में है। आप मेरी डेमो क्लास देखना, उसमें भी मैं बिल्कुल एकदम ऐसे ही पढ़ाऊंगा। आप 20 दिन पहले बाद भी मुझे बोलोगे तब भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि सब चीजें मुझे एकदम ऑर्डर में याद है। क्यों याद है? क्योंकि मैं उनको एकदम अच्छे से पढ़ाऊं, रटा नहीं हूं। अब बताइए मुझे, इसके बाद उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के बाद में अब यहां से, क्योंकि राजा की अवधारणा स्पष्ट हो गई, महाजनपद काल में पूरा समाज बट गया, पूरा एक क्रोनिकल बन गया, क्रोनोलॉजी बन गई। अब यहां से अलग अलग राजाओं उत्पन्न होने लगे, और सबसे पहले जो राजा उत्पन्न हुए वो कहां हुए? मगध में उत्पन्न हुए। मगध साम्राज्य, मगध एम्पायर। अब बच्चों मुझे बताइए, आप लोगों को इसके आगे पढ़ना है क्या? क्योंकि आप लोग सभी अभी बच्चे ही हो, आप लोग लगातार कई कई घंटे पढ़ाएंगे तो फिर पता लगा बम विस्फोट हो गया आपका माइंड का। कितने बच्चे अभी और पढ़ने के पक्ष में हैं? और कितने बच्चे अभी पढ़ने कितने बच्चे अभी पढ़ने के पक्ष में नहीं है? बताओ, कुछ लोग पढ़ने के पक्ष में भी नहीं है और पढ़ने के पक्ष में भी है। अरे बताइए स्पष्ट रूप से, कितने लोग अभी आगे पढ़ना चाहते हैं? सर सब जाने की बात कर रहे हैं। कितने लोग आगे पढ़ना चाहते हैं? आप लोग चित्तौड़गढ़ पे सभी पढ़ना चाहते हैं। एलबीएस सेंटर पे कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं? कन्नौर सेंटर पे कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं? सर इन सब की तो बस जा रही है, जा रहे, अब एक दो क्या पढ़ेंगे? अच्छा बस भी है क्या? चलिए बच्चों, फिर कल मगध एम्पायर स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और यहाँ से फिर हम आगे मॉडर्न इंडिया तक पहुंचेंगे। चित्तौड़गढ़ पे किसी को डाउट है क्या? अभी मैं कुछ आगे पढ़ाऊंगा नहीं, जिसको जाना है वो जा सकता है। इंग्लिश मीडियम, चित्तौड़गढ़ पे कितने बच्चे हैं जो जिनका इंग्लिश मीडियम है? 2 है। बच्चे आपका नाम क्या है?
अपना नाम बताइए एक बार आप। प्राची। आशीष। आशीष। और बच्चे आपका? प्राची। आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्राची। प्राची। अच्छा आशीष, मुझे ये बताइए कि अगर आपको इससे ज्यादा भी मतलब इंग्लिश में, एकदम इंग्लिश में पढ़ाना है क्या? नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ। समझ सकते हो ना हिंदी को? क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है, सबको साथ में लेके चलना है हम लोगों को। प्राची, इसको ज्यादा इंग्लिश में बताइए, आपको समझ में आ रहा है ना इतना हिंदी में? सर ये समझ आ रहा है। और उस टाइम पीरियड को लेके आप इतना चिंतित मत होइए। जब मैं आपको नोट्स दूंगा ना, जो भी आपको कल मैं लिखवाने वाला हूँ, उसमें पूरा टाइम पीरियड एकदम आपको एक लाइन में सब बता दूंगा यहीं पे। अभी ना क्या हो रहा है कि कोई किसी बुक में कुछ अलग है, किसी बुक में कुछ अलग है, तो वही दिमाग में घूमता रहता है। तो जो मैंने डेमो क्लास में टाइम पीरियड लिखवाया होगा उसी को ही आप करेक्ट करके लेके चलना इसमें पूरे में। ठीक है बच्चों, किसी को कोई डाउट? थैंक यू क्लास।